ओके, तो अभी का जो टाइम है, जैसे मैं बोल रहा था कि मार्केट से लोग दूर भाग रहे हैं, लेकिन यही एक्चुअल टाइम है मार्केट में एक्टिव रहने का। अब एक्टिव रहना मतलब ट्रेडिंग नहीं होता है हमेशा, आपको एक्टिवली देखते रहना है प्रोजेक्ट्स क्या क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ किस प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है, जो भी पहले के लॉन्च प्रोजेक्ट्स है उसमें क्या चल रहा है। तो थोड़ा बहुत एक्टिव आपको रहना चाहिए मार्केट में। फिर एफटीएक्स जैसे कुछ चीजें हैं, ये सारी भी होते रहती है मार्केट में। बट वो तो पार्ट है मार्केट का। सो हर मार्केट में ऐसे कुछ ना कुछ डिबेकल होता है, गलत चीजें हो जाती है। स्टॉक मार्केट में भी बहुत बार येस बैंक का जैसे हुआ था, बड़ा क्रैश किंगफिशर का हुआ, तो ये नॉर्मल है। कभी कभी कंपनीज भी बैंकरप्ट हो सकती है। सो इट इज अ पार्ट ऑफ गेम एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हमें ये देखना है कि हम कैसे सेफ साइड में अच्छा अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में, और कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हैं मार्केट से। ओके, तो जैसे मैं बोल रहा था कि एक्टिवली अगर इन्वेस्टमेंट्स हम देखें, फंडामेंटल एनालिसिस, अपना रिसर्च जो है वो बरकरार रखे मार्केट में, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी हमें इसमें मिल सकते हैं। और ये एक अपॉर्चुनिटी होती है, जैसे 2018-19 में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी बाइंग के लिए। ओके, तो जो लोगों ने इंक्लूडिंग मी, तो जो लोगों ने वहां पे अच्छा इन्वेस्टमेंट किया, बाइंग किया, पोर्टफोलियो बिल्ड किया, वो 2020-21 के बुल रन में बहुत अच्छा पैसा कमा पाए। राइट, तो यही कारण होता है कि जब मार्केट एक्चुअल बेयर मार्केट में होता है तब आपको एक्टिव होना होता है, लेकिन लोग तब दूर भागते हैं, तो ये बहुत गलत है। अगर आपको लोगों को लोग जो सपने देखते हैं कि हमें बहुत अमीर होना है शॉर्ट टर्म में क्रिप्टो में, लेकिन बेयर मार्केट में दूर भागोगे तो वो कैसे होगा ना। राइट, तो दूर भाग के फायदा नहीं है। मार्केट को अपनाओ, एनालिसिस करो, रिसर्च जरा बरकरार रखो। मार्केट कभी ना कभी ऊपर जाने वाला है, भले इसमें 2 साल लग सकता है, कभी 4 साल लग सकते हैं, 5 साल लग सकते हैं, तो ये मार्केट के ऊपर होता है, ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन एक जो अपॉर्चुनिटी होती है जहां पे हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं मार्केट में, तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज यही होता है टाइम बेयर मार्केट का, जहां हम बाइंग करते हैं। आप बहुत सारे लोगों ने ऊपर बाय किया, तो जो बुल रन था उसमें ऊपर की तरफ बाय किया, तब मैं बोल रहा था कि बाय मत करो मत करो, लेकिन वो लोग तब थे। लेकिन ठीक है, तो वो एक पार्ट था कि मार्केट सबको एक साइकिल की तरह चलता है। सो मार्केट में कभी ना कभी ये होता ही है, बहुत से लोग ऊपर ट्रैप हो जाते हैं, बहुत से लोग नीचे कभी ट्रैप नहीं होते, लेकिन एक होता है कि मार्केट बाद में ऊपर जाएगा तो आप नीचे वाले लोग बहुत ज्यादा पैसा उसमें कमा सकते हैं। राइट, तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द वेबिनार, और बहुत इंपॉर्टेंट वेबिनार है। जो भी एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, वो सारी चीजें हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले, जो आपको शायद हेल्प कर सकती है किसी भी क्रिप्टो को एनालिसिस करने में, या फिर कौन सा कॉइन बाय करे, पोर्टफोलियो में क्या क्या इंक्लूड करे, ये सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे हम इसमें। ठीक है, अब ऐसे भी हो सकता है कि बहुत से लोग बोलेंगे कि ये स्पेसिफिक कॉइन मेरा फेवरेट है, तो क्या वो जाएगा ऊपर या जाना ही चाहिए? ऐसे नहीं होता है, वो कॉइन के ऊपर होता है, या उसका जो भी फ्यूचर प्रोस्पेक्टस है उसमें वो सारी चीजें होती रहेगी। तो वो दैट इज अ पार्ट ऑफ गेम। ओके, हमारा काम इतना है कि हम डाइवर्सिफाई करें पोर्टफोलियो को, ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ाएं कि जिससे ज्यादा से ज्यादा हम अपना इन्वेस्टमेंट से आउटपुट निकाल सके मार्केट से। तो ये हमारा अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, तो आज का वेबिनार आपको उस केस में हेल्प करेगा। अब सबसे पहले इन्वेस्टमेंट एनालिसिस आज हम करेंगे। तो बेयर मार्केट है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। धीरे धीरे करके अगर आप इन्वेस्ट करोगे, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि सारा पैसा आपको डायरेक्टली क्रिप्टो में लगाना है, वो गलती मत करो। हाँ, 2 इंपॉर्टेंट चीजें, लोन मत निकालना कभी भी क्रिप्टो के लिए। ओके, जस्ट होल्ड कीजिए। लोन्स वगैरह मत निकालना कभी बेयर मार्केट में। आपको लगेगा कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन लोन का प्रॉब्लम ये है ना कि मार्केट 1 साल में ही ऊपर जाएगा ऐसी गारंटी नहीं होती, कभी 2 साल 5 साल लग सकते हैं, तो आप ट्रैप हो सकते हो उस केस में। नो डाउट आप अपॉर्चुनिटी अच्छी है, बाय कर सकते हो, इस पॉइंट पे बाय करोगे तो डेफिनेटली हम ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन क्या होता है कि बहुत बार मार्केट आपको ट्रैप भी कर सकता है ऊपर की तरफ, तो वो दिक्कत हो सकती है ना। तो ऐसे हमें उसमें अटकना नहीं है लोन वगैरह के चक्कर में। SIP वगैरह वो मेथड्स हम कर सकते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके हम मार्केट से एक पोर्टफोलियो अपना बिल्ड करेंगे। कैसे करना है, क्या करना है, आगे हम डिस्कस करने वाले, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग नए हैं अभी इस वेबिनार में, जो पहली बार मुझसे जुड़े, तो जस्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं 2015 से एक्टिव हूँ क्रिप्टो में। ओके, तब से मैं अपना एनालिसिस, रिसर्च, इन्वेस्टमेंट सब कुछ कर रहा हूँ। सो जो माइनिंग वगैरह है तब भी मैं कर रहा था, इनिशियल माइनिंग किया, इन्वेस्टमेंट किया। एजुकेशन तो मैं ऑलरेडी कर ही रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर। तो बहुत पहले से वो चैनल मेरा एक्टिव है, उसके ऊपर मैं कुछ ना कुछ डालते रहता हूँ कि जो लोगों को हेल्प कर सके एक्टिवली जानने में मार्केट को। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एजुकेशन एक्टिविटीज मेरी चल रही है, और 2017 से मैं फुल टाइम क्रिप्टो में एज अ फुल टाइम प्रोफेशनल क्रिप्टो ट्रेडर में काम कर रहा हूँ। ओके, तो तब से लेके मैं अभी भी प्रोफेशनल फुल टाइम मेरा यही काम है, क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग में, और एजुकेशन, ये तीनों मेरा ओवरऑल करियर का पार्ट है अभी। ओके, एंड 10,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन अभी तक ट्रेन किए। सो वो तो आप जानते हो। एंड आई एम वन ऑफ द टॉप एनालिस्ट इन इंडिया।
व्हेन इट कम्स टू क्रिप्टो एनालिसिस, ठीक है। तो मेरे एनालिसिस आप फॉलो किया करो, यूट्यूब के ऊपर मैं डालते रहता हूँ, BTC वगैरह जो भी अलग अलग कॉइन्स है उसके सारी चीजें मैं डिस्कस करते रहता हूँ। तो मेरे एनालिसिस आप फॉलो करोगे तो जरा मार्केट में सिंक्रोनाइज रहोगे आप, कि मैं उसमें लेवल्स देता हूँ कि कहाँ तक नीचे जा सकता है, कहाँ तक किस लेवल के बाद आपको बुलिश होना है, तो वो आपको हेल्प कर सकता है शायद, रादर देन ट्विटर और टेलीग्राम के ऊपर इसके उसके पीछे भागने से अच्छा है आप एक्चुअल एनालिसिस अगर लेवल वाइज जाओगे मार्केट में, हमेशा आप अच्छे राइट ट्रैक के ऊपर रहोगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आज इस वेबिनार में आप क्या सीखने वाला हो ये पहले मैं बता देता हूँ, ओके। तो देखो, सबसे पहले तो क्रिप्टो मार्केट साइकिल्स ओवरव्यू करेंगे हम, जो बहुत से लोगों को क्रिप्टो साइकिल्स होती है ये भी पता नहीं होता है। तो साइकिल्स आज हम देखेंगे, मार्केट कैसे चलता है, कैसे साइकिल्स अभी तक बनी है, तो वो हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे। बाद में वेल्स किस लेवल पे बाइंग करते हैं, कैसे उनकी स्ट्रेटेजी होती है, कब वो बाय करते हैं, कब वो एग्जिट करते हैं, वो एक शॉर्ट में मैं आपको इस वेबिनार में बताने वाला हूँ। उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे हम, कि फंडामेंटल एनालिसिस अगर समझो एक प्रोजेक्ट है, उसमें क्या क्या चीजें आपको देखनी चाहिए और कौन सी चीजें हैं जो मेरे हिसाब से कि ये पैरामीटर्स है, ये देखने के बाद लगता है कि प्रोजेक्ट अच्छा है, और ये देखने के बाद लग सकता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, ओके। तो ये सारा फंडामेंटल एनालिसिस आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंटर्स मैं आपको दूंगा, जो चीजें देखनी है वो आप उसमें देख सकते हो। उसके बाद हम एनालिसिस टूल्स भी कुछ देखेंगे, जो मैं एक्चुअल वेबसाइट्स यूज करता हूँ एनालिसिस के लिए। अब डेफी की एनालिसिस है, NFT की है, ये सारे प्लेटफॉर्म्स की एनालिसिस है। बाकी की जो भी एनालिसिस करना है, वो प्लेटफॉर्म्स कौन से मैं यूज करता हूँ वो मैं आज आपको बताऊंगा इस वेबिनार में, ठीक है। फिर प्राइस एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है, कि देखो बहुत से लोग बोलते हैं कि सर ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, मैं इसमें बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि इसने इन्वेस्ट किया है, वो बड़ी कंपनी ने इन्वेस्ट किया है, सिकोया कैपिटल ने इन्वेस्ट किया है, टाइगर ग्लोबल ने ये किया है इन्वेस्टमेंट, तो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट होगा। ऐसे नहीं होता है, वो लोग भी एक चांसेस लेते हैं कि कभी ना कभी समझो उनको लगता है कि ये प्रोजेक्ट अच्छा है, उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे गारंटी नहीं होती कि वो ऊपर जाना ही चाहिए या फिर वो सक्सेसफुल होगा ही, ठीक है। तो उनको देख के आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको लग रहा है तो आप एक चांस ले सकते हो, लेकिन कितना लेना है वो आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर है। लेकिन मैं यूजुअली वैसे फॉलो नहीं करता हूँ, मेरी कुछ मेथड्स अलग है जो मैं एक्सपीरियंस से मैंने डेवलप की है, वो आज मैं इस वेबिनार में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, कि प्राइस एनालिसिस भी करना इंपॉर्टेंट है, किस प्राइस के ऊपर हमें किस कॉइन को बाय करना है ये समझना भी इंपॉर्टेंट है। बस प्रोजेक्ट अच्छा है इसलिए सोल को $250 के ऊपर बाय करना थोड़ी गलत है, राइट, आपको लग रहा है ना। और $100 के ऊपर भी बाय करोगे तो भी एक हो सकता है कि वो गलत पॉइंट हो सकता है बाय करने के लिए। तो होता है ऐसे मार्केट में, कभी ना कभी कुछ प्रोजेक्ट्स गलत हो सकता है, उनके साथ कुछ गलत हो जाए, या फिर ऐसा भी होता है कि क्या क्या रीजन है वो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, सो डोंट वरी। बट प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी हम जब इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, प्राइस एनालिसिस भी करेंगे, उसके कुछ मेथड्स मैं आपको बताऊंगा, और पोर्टफोलियो क्रिएशन में कितना रेशियो किस सेक्टर को देना चाहिए वो भी मैं आज आपको इस वेबिनार के एंड में बताने वाला हूँ, ठीक है। अब ये सारी चीजें आज हम सीखने वाले। तो सबसे पहले तो एक ओवरव्यू बताने के लिए मार्केट का, मैं आपको पहले तो मार्केट साइकिल्स बताना चाहूंगा। अब बहुत से लोग मार्केट में नए होते हैं, कोई इलॉन मस्क का सुन के आया होता है, कोई माइकल सेलर के पीछे उसका देख के आया होगा, या ट्विटर के ऊपर किसी फ्रेंड ने रिकमेंड करके, या आजू बाजू के लोग रिकमेंड करके आपको क्रिप्टो में लाते हैं, और वो आपको बोलते हैं कि ये प्रोजेक्ट अच्छा है, वो अच्छा है, और आप बाय करते हो। फिर उसमें कभी कभी गलत बाइंग भी हो जाता है, जब मार्केट बुल मार्केट में होता है तब आप गलती से बाय करते हो, ऐसे भी हो जाता है। एक्चुअल बेयर मार्केट में आप बाय करोगे तो अच्छा उसमें एंट्री और प्राइस आपको मिल सकता है। तो ये साइकिल्स है वो समझना इंपॉर्टेंट है, तभी आप इन्वेस्टमेंट अच्छे पॉइंट के ऊपर कर पाओगे। जो वेल्स होते हैं या जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो ऊपर की तरफ बाय नहीं करते। मतलब आप एक एग्जांपल के तौर पे सोचोगे तो जो 2018-19 का पहले का फेज था, ओके, तो उसमें कंप्लीटली बेयर मार्केट था, राइट, साइड मार्केट वगैरह हम ट्रेंड में थे, 3400-500 ने BTC को बॉटम किया। उसके बाद एक्चुअल बुल रन स्टार्ट हुआ 2020 में, राइट। तो 2020 के बाद मार्केट जब बुल रन में स्टार्ट हुआ तो बहुत से लोग इसमें एंटर करना स्टार्ट किया इन्होंने, राइट। अब ऐसा होता है कि एक पॉइंट के बाद मार्केट सैचुरेशन में आ जाता है। तो सैचुरेशन मतलब क्या, एक पॉइंट के बाद मार्केट ऊपर बढ़ नहीं पाता, बहुत से बायर्स ऑलरेडी मार्केट में आ चुके होते हैं, और वही पॉइंट होता है जहां पे वेल्स एग्जिट करते हैं, ओके, बिकॉज उनको लिक्विडिटी चाहिए होती है, उनको एग्जिट करने के उनके वॉल्यूम्स देखो बड़े बड़े होते हैं, $10 बिलियन, $5 बिलियन, $1 बिलियन, ऐसे उनके ऑर्डर्स होते हैं जो उनको फिल करने होते हैं। तो ऐसे केस में अगर उनको बेचना है तो वो किसको बेचेंगे, जो बायर्स है उनको बेचेंगे। तो मार्केट में अगर वो न्यूज और हाइप क्रिएट करेंगे तो उनको अपने अपने बायर्स मिल जाते हैं, और उसी वजह से वो जब एग्जिट करते हैं तब उसके बाद मार्केट क्रैश करता है, ओके। तो ओवरऑल अगर पिक्चर हम समझे तो हमेशा बुल रन और बेयर रन साइकिल्स में आते हैं, ओके। तो जो आपने पहले का देखा 2020-21 में था,
वो बुल रन था। अभी का जो फेज है आप जान सकते हो, अभी आप देख भी सकते हो लाइव मार्केट में, जो हमें नीचे की तरफ जा रहे हैं ना, तो नीचे की तरफ जा रहे हैं। और मैं ऐसे मानता हूँ कि अभी हम इस फेज में है, पैनिक फेज में है। ओके, कैपिटुलेशन और पैनिक फेज के बीच में हम कहीं पे अभी खड़े हैं। अभी तक मार्केट ने बॉटम नहीं किया है, ऐसे मैं मानता हूँ एज पर चार्ट्स। और मेरे जो एनालिसिस है ओवरऑल, जो मैंने पॉइंटर्स देखे थे 2017, 18 और 19 के दौरान बियर मार्केट में, तो वो सारी देख के मुझे लग रहा है कि अभी तक बॉटम नहीं हुआ है। बॉटम होगा कभी ना कभी, तो वो मैं आपको अपडेट करते रहूंगा। तो वो सारे लेवल्स है जब बेयर मार्केट स्टार्ट होता है। तो एक्चुअल बेयर मार्केट यहीं पे स्टार्ट हो जाता है। जो आप सोचते हो कि समझ लो अभी 2-3 महीने पहले ही, या इस साल ही 2022 में बेयर मार्केट एक्चुअल स्टार्ट हो चुका है। और इसके बाद आगे जाने के बाद ये एक फेज आप देख सकते हो मार्केट में, जो होता है साइड ट्रेंड। ओके, तो ये जो साइड ट्रेंड पूरा मार्केट होता है, इसमें बहुत कम एक्टिविटी हो जाती है मार्केट में, और कोई भी बाइंग नहीं होता है, सेलिंग नहीं होता है, बहुत वोलेटिलिटी बहुत चली जाती है मार्केट की। लोग बहुत दूर भागते हैं क्रिप्टो से, कुछ भी उनके साथ मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि एक्टिविटी नहीं होती, टेलीग्राम पे कुछ एक्टिविटी नहीं होती, ट्विटर पे कुछ एक्टिविटी नहीं होती, क्रिप्टो से सारे लोग दूर भागना स्टार्ट करते हैं। तो वो एक फेज होता है जहाँ पे मार्केट एक्चुअल बाइंग आपको करना होता है, और वो होता है बेयर मार्केट। ओके, तो ओवरऑल साइकिल देखे तो पहले बुल साइकिल होता है, फिर बेयर साइकिल होता है, उसके बाद फिर से बुल साइकिल आता है। तो मार्केट ऐसे ही काम करता है, बिकॉज जो मार्केट प्लेयर्स है, बड़े बड़े प्लेयर्स है, उनको पैसा कमाना होता है, तो वो बेयर मार्केट के बाद भी पैसा कमाना चाहते हैं, और जब ऊपर जाके मार्केट क्रैश होगा तब भी वो पैसा कमाना चाहते हैं। ओके, तो वेल साइकोलॉजी अगर आप समझोगे तो बेयर मार्केट में वो एक्यूमुलेशन करते हैं। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फेज विच इज कॉल्ड एक्यूमुलेशन, जो होता है नीचे की तरफ। ओके, बेयर मार्केट में, या जब मार्केट साइडवेज में होता है, या कंप्लीटली बॉटम करता है मार्केट, जब मार्केट में एकदम निराशा छाई होती है, कोई बाइंग नहीं करना चाहता है, लोग क्रिप्टो से दूर भागते हैं, तो ये एक फेज होता है जहाँ पे एक्चुअल बाइंग वो एक्यूमुलेशन करते हैं। ओके, अब उनका कैपेसिटी होता है कि वो 2 साल 5 साल तक होल्ड कर सकते हो उनके इन्वेस्टमेंट। सो दैट इज वाई दे कैन सस्टेन इन दिस मार्केट ऑल्सो। ओके, आप और जो नए लोग होते हैं वो कैसे कि अपने सेविंग से कुछ बाय करते हैं, तो वो थोड़ा उतना अफोर्ड नहीं कर पाते ज्यादा टाइम के लिए होल्ड करना, लेकिन आप वो अगर कर दोगे तो डेफिनेटली यू विल बी द विनर। ओके, और डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है? जब मार्केट का बुल रन खत्म हो जाए, जो लास्ट ईयर 2020-21 में मई के अराउंड जो भी मार्केट उसके बाद क्रैश हुआ, जो 58,000 के ऊपर मार्केट था, 60,000 के ऊपर जो मार्केट था, 65,000, तब मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बना, उसके बाद मार्केट क्रैश हो गया। तो वेल्थ तब क्या करते हैं? सेलिंग करते हैं। ओके, सो बाइंग जो होता है वो बेयर मार्केट में होता है, सेलिंग जो होता है वो बुल मार्केट के एंड में होता है। तो यही होता है कि मार्केट, आप बोलते हो ना कि क्यों 90% क्रैश हो गया सर, क्यों 80% क्रैश हो गया, क्यों 99% क्रैश हो गया? बिकॉज ये लोग एग्जिट करते हैं, इसलिए मार्केट इतना बड़ा सडनली क्रैश करता है। उनके वॉल्यूम ही इतने बड़े होते हैं कि मतलब वो बड़े प्लेयर्स होते हैं, तो हमारा और आपका वॉल्यूम इतना बड़ा नहीं होता कि हम मार्केट को उतना होल्ड कर सके, तो इसलिए मार्केट से वो एग्जिट करने के बाद बड़ा उसमें क्रैश होता है। अब ओवरऑल पिक्चर अगर हम देखें, जो भी पास्ट साइकिल्स हम देखें 2009 से लेकर, सो एक पिक्चर आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ। देखो 2013, 14 या 15 की एंड तक बियर मार्केट था। ओके, उसके बाद 2016 में बुल मार्केट धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। 2016-17 वाज द कंप्लीट बुल मार्केट। सो 2 साल हमने कंप्लीट बुल मार्केट देखा, उसके पहले 2 साल पहले बियर मार्केट देखा था। उसके बाद फिर से 2018-19 में बियर मार्केट आया, राइट, 2 साल के लिए आया। उसके बाद 2020-21 में बुल मार्केट हमने देखा, फिर से मार्केट ऊपर गया था। अब जो फेज है वो ये वाली फेज है, जिसमें एक्सपेक्ट करें कि 2022-23 में शायद थोड़ा मार्केट नीचे की तरफ रह सकता है, और ये हो सकता है, मतलब 2-2 साल अगर हम पैटर्न देखें तो ये बियर मार्केट का फेज है। ओके, अब इस बार थोड़ी सी चीजें अलग है, तो वो थोड़ी मैं आपको एंड में समझाता हूँ, लेकिन पहले समझ लो एग्जैक्टली ये ऐसे साइकिल क्यों चल रही है। बिकॉज बीटीसी का जो हाफिंग है वो हर 4 साल के बाद होता है। ओके, तो जैसे 2016 में लास्ट हाफिंग, पहले का हाफिंग हुआ था, उसके बाद बुल साइकिल आया। ओके, सो 2016 में हाफिंग हुआ, तब बुल साइकिल आया था। 2020 में बुल साइकिल आया, बिकॉज तब बिटकॉइन का हाफिंग हुआ था। अब नेक्स्ट हाफिंग जो है वो 2024 में आएगा। ओके, अब ये जो ओवरऑल पैटर्न अगर हम देखें, इन चीजों को समझे कि अब ये कंपल्शन नहीं है कि हर बार 2 साल के बाद ही बुल रन आएगा, हाफिंग के बाद ही बुल रन आएगा। इस बार चीजें थोड़ी सी अलग है, चीजों को समझो। इकोनॉमी जो है पहले की अलग थी, पहले के जो 9 साल के लिए बुल मार्केट था बाकी मार्केट्स में। यूएस स्टॉक मार्केट जो था, तो 2008 के बाद वो क्रैश हुआ, उसके बाद 2009 से ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, तब से वो बुल रन में है, राइट। तो एक ओवरऑल बुल रन बीटीसी के साथ चल रहा था बाकी मार्केट्स का। तो अभी जो है फेज, पहली बार बीटीसी will be facing a recession, or this is the first time when BTC is facing a stock market crash. Okay,
तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि नो डाउट अपना साइकिल थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ये कभी ना कभी आएगा, ऐसे हम बिलीव उसमें रख सकते हैं। तो हमारा काम क्या है उस केस में, इन्वेस्टमेंट करते रहना। तो हम थोड़ा थोड़ा करके अगर इन्वेस्टमेंट करते रहे, अपने जो भी पोर्टफोलियो बनाते रहे, तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली हम प्रॉफिटेबल होने वाले। मार्केट से दूर भाग के कुछ होने वाला नहीं है, तो मार्केट से दूर मत भागो, अपना रिसर्च जारी रखो और इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा करके आप उसमें कर सकते हो। अब रिसर्च करने के लिए बहुत सारी चीजें लगती है कि पहले तो आपको समझना चाहिए कि क्रिप्टो कैसे काम करता है। तो उसके लिए ऑलरेडी मेरे सीरीज है यूट्यूब के ऊपर, वो आप देख सकते हो, जिसमें बेसिक्स हमने पूरा कवर किया है, राइट। अब आता है फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट, कि जैसे हम स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, उसमें हम क्या देखते हैं, कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, उसका जो हिस्ट्री है वो पूरा देखते हैं कि कब ये कंपनी स्टार्ट हुआ, क्या क्या इनकी बैलेंस शीट्स क्या बोलती है, क्या एक्चुअल प्रॉफिटेबल है, इनका मॉडल क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, ये सारी चीजें डिस्कस इसमें होती है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि क्रिप्टो में कैसे आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो, ओके। अब इसमें एक मिथ है, बहुत से स्टॉक मार्केट के लोग क्रिप्टो को क्रिप्टो में स्टॉक्स की तरह फंडामेंटल एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि ये कंपनी कितना वैल्यूएटेड है, इसमें इन्वेस्टर्स कौन कौन है, इसमें ये प्रोजेक्ट में कितना अच्छा है प्रोजेक्ट है, और क्या क्या इसमें अच्छी अच्छी चीजें वो देखते हैं कि ये क्या मॉडल ला रहे हैं, या फिर टेक्नोलॉजी के पीछे भागते हैं। अब बहुत से टेक्नोलॉजीज आपने देखे होंगे कि ये इथर का कंपटीटर था तो वो 90% क्यों गिरा, जैसे सोल और डॉट जैसे कॉइन्स है, वो 95% 99% क्यों गिरे। इफ देवर सो मच मीन्स, अगर उनमें इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी, इतना सब अच्छा था, तो क्यों वो क्रैश हुए। तो यही रीजन है, बहुत से लोग फंडामेंटल एनालिसिस में ये मिस कर जाते हैं क्रिप्टो में, कि वो प्राइस भूल जाते हैं। सबसे पहले प्राइस तो भूलते ही है, और उससे इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या चीजें देखनी है उनको, वो पता नहीं होती। अब मेरे एक्सपीरियंस से कुछ मैं चीजें आपको बताऊंगा जो एक्चुअल में देखनी चाहिए, और वो प्रोबेबली आपको एक बेटर पोर्टफोलियो बिल्ड करने में हेल्प कर सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, देखो, कॉइन हिस्ट्री। अब कॉइन हिस्ट्री मतलब क्या हो सकता है, इसमें वो कॉइन कब स्टार्ट हुआ। अब बहुत से जो टोकन्स होंगे आपने देखे, जो 2000, एक चीज आप ऑब्जर्व करो, एक पैटर्न ऑब्जर्व करो। जस्ट मैं ओपन कर देता हूँ यहाँ पे, एक पैटर्न आप ऑब्जर्व करो कि जो 2020 से जो 2020 से पहले के जो कॉइन्स थे, उनमें आपको बहुत ज्यादा क्रैश नहीं दिखेगा, ओके। सो एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखो, ये बीटीसी, इथेरियम, एक्सआरपी, ये जो सारे कॉइन्स है, इनमें बहुत ज्यादा क्रैश नहीं हुआ, मार्केट 98% वगैरह करेक्शन नहीं हुआ, ओके। अब उसमें पुराने प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, मैटिक हो सकता है, कार्डानो हो सकता है, इन्होंने अभी तक होल्ड करके रखा है मार्केट। लेकिन जो बाकी के प्रोजेक्ट्स थे, जैसे डॉट था और सोल था, बाद में शिबा वगैरह था, ये ऑलमोस्ट 90% आप देख सकते हो उसमें क्रैश हो चुके हैं मार्केट में। 90-95% इन्होंने क्रैश किया है ऊपर से नीचे तक, लिंक वगैरह है। तो मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो 2020 के मतलब 2020 के पहले के हैं, उन्होंने इतना क्रैश नहीं किया। लेकिन जो नए प्रोजेक्ट्स है जो 2020 के बाद आए, उसमें आपको थोड़ा एक पैटर्न दिख सकता है कि वो थोड़ा ज्यादा उसमें क्रैश आपको देखने मिला है, ओके। तो ये होता है कि अगर आप हिस्ट्री देखोगे किसी भी कॉइन की, तो हमेशा आपको वो हेल्प करेगा कि क्या वो कॉइन नया है। अब इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। देखो, बहुत बार क्या होता है कि टेक्नोलॉजी के नाम पे हम किसी भी कॉइन में एंटर कर जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी प्रूव करने के लिए, या फिर जब भी कोई, समझो डॉट डॉट करके जो टेक्नोलॉजी है, ओके, वो ब्लॉकचेन लेके आए, सब कुछ उन्होंने किया, एक पूरा बिल्ड किया, ब्लॉकचेन इकोसिस्टम बिल्ड किया। लेकिन ये नया होने की वजह से क्या होता है ना, कि इनमें थोड़े लूप्स होते हैं, थोड़े से इनमें कुछ प्रॉब्लम्स होती है ब्लॉकचेन्स में, या फिर कुछ बग्स हो सकते हैं, बिकॉज बेसिकली दीज आर सॉफ्टवेयर्स, ओके। तो सॉफ्टवेयर को, किसी भी सॉफ्टवेयर को खुद को प्रूव करने के लिए एटलीस्ट 2 से 3 साल आपको देने पड़ते हैं। तो 3 साल के बाद आपको उसमें सारे लूप्स निकल जाते हैं। फिर जैसे आपने रिसेंटली सुना होगा कि पिछले एक साल में सोल में ऑलमोस्ट 30 से 40 बार हैकिंग हुआ है, ओके। और सोल की ब्लॉकचेन ऑलमोस्ट 3 से 4 बार उन्होंने बंद कर दी थी, डायरेक्टली ब्लॉकचेन बंद कर दी थी, राइट। तो ऐसे भी होता है। तो अगर नया प्रोजेक्ट, बहुत नया प्रोजेक्ट है, तो उसमें क्या होता है कि लूप्स होते हैं, बग्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स में कुछ खामियां होती है। अब ये जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स होते हैं, जो प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं, जो कॉइन्स लेके आते हैं, तो क्या होता है, इनिशियली 2-3 साल में इनके पास बहुत फंडिंग होता है, राइट। तो किसी भी स्टार्टअप का एक पैटर्न ऑब्जर्व करो, किसी भी स्टार्टअप में इनिशियली 2 से 3 साल जब फंडिंग का पैसा होता है उनके पास, सब कुछ अच्छा अच्छा गुड़ी गुड़ी चलता है, राइट। लेकिन जैसे ही 2-3 साल हो जाते हैं उस स्टार्टअप को, उसके बाद थोड़ी उनकी नैया डूबना स्टार्ट हो जाती है, उनकी कश्ती डूबना स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज फंड्स खत्म होने आ जाते हैं, और जो एक्चुअल उन्होंने प्रॉमिस किया था वो डिलीवर नहीं कर पाते, इसलिए उनको नए इन्वेस्टर्स भी नहीं मिलते, ओके। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स है कि कितना भी अच्छा टेक्नोलॉजी आपको लगे कि ये प्रोटोकॉल अच्छा है, वो प्रोटोकॉल अच्छा है, इसमें ये इन्होंने बहुत अच्छा किया है, ये पायोनियर है, लेकिन उसको खुद को प्रूव करने के लिए एटलीस्ट आपको 2 से 3 साल देने चाहिए।
अब एक्सेस जो था, एक्सेस इन्फिनिटी गेमिंग थी, तो इतना अच्छा उन्होंने गेम किया, लॉन्च किया, सब कुछ किया, तो इनिशियली तो फंडिंग था वगैरह सब कुछ अच्छा हो, लेकिन अभी उस टोकन की हालत देखो कितना वो नीचे क्रैश हुआ है। तो ऑलमोस्ट $6 तक वो आ चुका है, $110 का वो हाई बना चुका था, तो ऑलमोस्ट 95% हमने क्रैश किया है। तो ये कारण होता है कि नए नए जो कॉइन्स है उनको टाइम लगता है खुद को प्रूव करने के लिए। तो जब कभी आप फंडामेंटल एनालिसिस करोगे तो कॉइन का हिस्ट्री कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा ऐसा मानना है कि 2020 के बाद, मतलब जो 2020 के बाद जो कॉइन्स आए उसमें थोड़ा सा आपको टाइम देना चाहिए उन कॉइन्स को खुद को प्रूव करने के लिए। उसके बाद उसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, बिकॉज उन्होंने बॉटम नहीं किया है अभी तक। ओके, सो प्राइस कैसे एनालाइज करना है वो मैं एंड में आपको बताऊंगा, सो वो भी आप उसकी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। लेकिन जो 2020 या 2019 के पहले के कॉइन्स है उसमें अच्छा कॉइन्स परफॉर्म कर रहे हैं, नो डाउट वो गिरे, क्रैश हुए, लेकिन बहुत से उसमें कॉइन्स जो है वो स्टेबल है और होल्ड किया है उन्होंने खुद को। ओके, तो हिस्ट्री जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसकी हेल्प से आप उस कॉइन में कितना इन्वेस्ट करना है ये डिसाइड कर सकते हो। आप पोर्टफोलियो के एंड में आपको बताऊंगा मैं किसमें आपको कितना रेशियो रखना है, उसकी हेल्प से आप जज कर सकते हो उसको, ठीक है। उसके बाद टोकोनॉमिक्स आपको देखना है। अब ये टोकन इकोनॉमिक्स इसको बोलते हैं, तो टोकोनॉमिक्स करके ये कंसेप्ट है जो डेफी के साथ आया। ओके, अब टोकोनॉमिक्स मतलब क्या है, जस्ट मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। यहाँ पे समझो हम किसी भी कॉइन पे चले जाते हैं एग्जाम्पल के लिए, चलो किसको भी ले लेते, एलटीसी को ले लेते चलो। अब एलटीसी का अगर हम एक पैटर्न ऑब्जर्व करें, अब इस कॉइन के ऊपर आने के बाद अब ये किसी भी कॉइन के लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यूजुअली क्या देखा जाता है कि टोकोनॉमिक्स में हम देखते हैं कि इसका मैक्सिमम मार्केट कैप, मतलब टोटल मार्केट कैप कितना है, वो सबसे पहले देखते हैं हम। उसके बाद ये क्या क्या कंसेप्ट है मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले तो मार्केट कैप देखते हैं हम कि मार्केट कैप कितना है। तो एलटीसी इज अ हाई मार्केट कैप कॉइन, बिकॉज उसमें उसका जो सप्लाई है मल्टीप्लाइड बाय उसका रेट जो है वो मार्केट कैप उसको उसका डेफिनेशन है। तो मार्केट कैप एलटीसी का अभी हाई है, तो इसका रैंकिंग इसीलिए 13th है। तो आप देख सकते हो कि हाई मार्केट कैप कॉइन्स में ये आता है। ओके, तो यहाँ पे आप इसकी हेल्प से आप देख सकते हो कि इसका मार्केट कैप कितना है। उसके बाद ये अभी के लिए रहने दो, उसके बाद हम सर्कुलेटिंग सप्लाई देखेंगे। ओके, सर्कुलेटिंग सप्लाई मतलब क्या होता है कि ओवरऑल जो मार्केट में कॉइन्स अभी फ्लोट हो रहे हैं, मतलब क्या होता है एलटीसी माइनिंग पे चलता है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि बीटीसी और एलटीसी जो माइनिंग हो रहे हैं वो सारा सप्लाई मार्केट में नहीं आया अभी तक, है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो अभी तक जनरेट हुआ सप्लाई है वो सर्कुलेट होता है मार्केट में, लेकिन कुछ सप्लाई जो है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि 15% अभी तक एलटीसी का माइनिंग बाकी है। ओके, तो 50% जो कॉइन्स है वो अभी तक दुनिया में आना बाकी है। तो अब इसलिए सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या है, जो ओवरऑल कॉइन्स अभी मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं वो होता है सर्कुलेटिंग सप्लाई। सो दिस इज सेकंड पैरामीटर। उसके बाद आपको देखना है कि मैक्स सप्लाई कितना है और टोटल सप्लाई, ये दोनों आप देख सकते हो, टोटल या मैक्स सेम है। तो मैक्स सप्लाई सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्या होता है कि मैक्स सप्लाई अगर बहुत ज्यादा सप्लाई है, जैसे जो मीम कॉइन्स है उनका सप्लाई बहुत ज्यादा है, ट्रिलियंस में है, कुछ कुछ इसमें बिलियंस में है, कुछ इसमें ट्रिलियंस में है। तो अगर सप्लाई बहुत ज्यादा है और नो डाउट इनको लोग बाय कर रहे हैं उस वॉल्यूम में, लेकिन कितना भी लोग बाय करें लेकिन उसका प्राइस उतना राइज नहीं होगा, है ना। क्यों होता है ऐसे, बिकॉज बीटीसी का देखो, बीटीसी का प्राइस क्यों राइज हो रहा है, बिकॉज 21 मिलियन ही बिटकॉइंस इस दुनिया में बनेंगे। तो वो रेशियो में वो उसका जो माइनिंग वगैरह चल रहा है वो रेशियो में उसका प्राइस वहां पे डिफाइन हुआ है। तो उसकी हेल्प से उसका जो प्राइस है वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, बिकॉज सप्लाई भी उसका आधा आधा हो रहा है ना। तो ओवरऑल अगर देखें तो ये कॉइन जो है इनका सप्लाई कम होते जा रहा है और मार्केट में सर्कुलेटिंग सप्लाई भी कम है और इसको होल्डर्स ज्यादा बन रहे हैं। तो इसीलिए ये जो है मैक्स सप्लाई आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी टोकन का। अब ये अगर बिलियंस या ट्रिलियंस में है तो आप उसमें उस केस में कंसिडर कर सकते हो कि इसका प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। जैसे किसी कॉइन का सप्लाई अगर ट्रिलियंस में है तो $0.1 भी चला जाए बहुत बड़ी बात है उसको 5 साल में, नेक्स्ट, राइट। तो अगर कोई कॉइन बिलियंस में है तो उसको भी टाइम लगता है, जैसे XRP वगैरह, एडीए, ये सारे कॉइन्स बिलियंस में आपको दिख सकते हैं। लेकिन उसकी वजह से क्या होता है कि वो $1, $2, $5 के नीचे अटक जाते हैं, उसके पीछे उसके आगे उनको जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे डोज कॉइन वगैरह है, वो बिलियंस ऑफ डोज कॉइन्स मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक सैचुरेशन प्राइस में आ जाता है और उसकी वजह से ज्यादा उसमें पुश नहीं हो पाती। लेकिन जो कॉइन्स जिनका सप्लाई लिमिटेड है, तो ऐसे कॉइन्स देखो जिसका सप्लाई मिलियंस में है, तो अगर मिलियंस में उसका सप्लाई है और आपको अच्छी प्राइस पे बाय कर रहे हैं तो आप उसको डेफिनेटली इन्वॉल्व कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में। ओके, अब ये एक पैरामीटर है कि सप्लाई उसका मिलियंस में चाहिए एटलीस्ट। बिलियंस में है तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड है। जैसे XRP, एडीए, ये अच्छे प्रोजेक्ट्स है, पुराने प्रोजेक्ट्स है, तो उसमें बिलियंस में भी सप्लाई होगा, फिर भी आप उसको पोर्टफोलियो में इन्वॉल्व कर सकते हो। लेकिन कुछ कुछ केसेस में आपने देखा होगा कि यहाँ पे
बिलियन ट्रिलियंस में सप्लाई है, तो उस केस में आपको थोड़ा संभल के रहना चाहिए, बच के रहना उस केस में पड़ सकता है। ठीक है, तो ये एक टोकोनॉमिक्स का ही पार्ट है जिसमें हम मैक्स मार्केट कैप देखते हैं, उसमें मैक्स सप्लाई देखते हैं। सप्लाई बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, एटलीस्ट सर्कुलेटिंग सप्लाई भी देखना चाहिए। सर्कुलेटिंग सप्लाई मतलब मार्केट में कितना सप्लाई सर्कुलेट हो रहा है, अभी एक्सचेंजेस के पास भी हो सकता है या फिर आपके वॉलेट्स में भी हो सकता है लोगों के, तो वो डिपेंड, लेकिन एक ओवरऑल जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो ज्यादा से ज्यादा चाहिए, तो उस केस में उसका प्राइस जल्दी से जल्दी आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं टोकोनॉमिक्स। बाकी फिर 24 आवर्स का वॉल्यूम है वो तो ट्रेडिंग के लिए हो गया। तो ओवरऑल हमें जो सारी चीजें देखनी है वो मैक्सिमम सप्लाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई और मार्केट कैप, इन चीजों के आसपास हम उसको देखते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट वगैरह आप देख सकते हो, डिटेल में आपको स्टडी करना है तो आप उसको स्टडी भी कर सकते हो क्या है कैसे है, लेकिन एक जो प्राइमरी हमारा होता है कि प्राइमरी चीज हम देखते हैं उसमें, उस केस में टोकोनॉमिक्स ये हमें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है हमेशा। ठीक है, तो फंडामेंटल एनालिसिस करते हो टोकोनॉमिक्स कंसिडर करो। सबसे पहले हिस्ट्री हमने देखी, फिर टोकोनॉमिक्स देखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद होल्डर्स डेटा करके एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, वो भी आपको देखना चाहिए। अब होल्डर डेटा क्या होता है, जस्ट कॉइन मार्केट कैप के ऊपर फिर से आ जाते हैं। होल्डर डेटा में क्या होता है कि किसी भी कॉइन के ऊपर अगर आप चले जाएंगे, समझो आप यूनिस्वैप पे चले जाए। ओके, यूनिस्वैप पे जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे मोर इन्फो करके एक बटन दिखेगा, उसमें आपको जाना है। मोर इन्फो करने के बाद वो आपको दिखेगा यहाँ पे होल्डर्स करके एक टैब है। ओके, तो इस टैब के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब होल्डर्स डेटा मतलब क्या होता है कि ये आपको दिखाता है कि इसके जो होल्डर्स है वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए। अब एक चीज समझो, देखो सप्लाई की डेफिनेशन समझो सबसे पहले। अब एग्जांपल के लिए समझो एक आदमी है जिसने, अगर उसने सारे बीटीसी एक्यूमुलेट कर लिए दुनिया के, तो वो सेंट्रलाइज बन जाएगा, राइट। उसके पास सप्लाई सारा आ जाएगा और फिर वो चाहे तब उसे डंप कर सकता है, चाहे उसे पंप कर सकता है, तो उसके पास वो अथॉरिटी आ जाती है, राइट। तो उस केस में बीटीसी भी मैनिपुलेटिव हो सकता है। अब बीटीसी का छोड़ दो कि वो उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो ऐसा सेंट्रलाइज नहीं हो सकता, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो किसी भी XYZ कॉइन को समझ लो कि उसके पास जितने कम लोगों के पास ज्यादा सप्लाई होगा, उतनी उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो क्रैश हो सकता है या फिर उसमें मैनिपुलेशन हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है आगे जाकर। बिकॉज क्या होता है, अगर समझो यहाँ से बहुत ज्यादा मार्केट नीचे चला गया तो वो लोग उसको सेल करके एग्जिट भी कर सकते हैं प्रोजेक्ट से, तो वो रिस्क हो जाती है इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है, तो इसीलिए आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि उसका सप्लाई कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ओके, अब ये समझने के लिए आपको होल्डर्स डाटा में जाने के बाद यहाँ पे देखो, उसमें आपको दिखाएगा कि टॉप 10 होल्डर्स जो है दुनिया में, जो 10 होल्डर्स मतलब क्या होता है, ये टॉप 10 एड्रेसेस हो सकते हैं। ओके, तो टॉप 10 एड्रेसेस के पास कितना सप्लाई है इस यूनिकॉइन का, तो वो है 53%। ठीक है, तो इस केस में आप समझ सकते हो कि 50% सप्लाई 10 लोगों ने एक्यूमुलेट करके रखा है, बाकी का सप्लाई जो है वो मार्केट में फ्लोट हो रहा है। अब उसके बाद और एक चीज यहाँ पे दिखाते हैं ये कि टॉप 100 होल्डर्स के पास कितना सप्लाई है, तो 84% अभी भी ये इनके पास है। ओके, तो यूजुअली मैंने एक चीज देखी है कि अगर सप्लाई जो होल्डर्स है, तो टॉप होल्डर्स के पास जितना कम सप्लाई होगा उतना ही वो कॉइन का मुझे स्टेबिलिटी नजर आती है हमेशा, उतना उसमें क्रैशेस के चांसेस कम होते हैं। तो हमेशा ये चीज ऑब्जर्व करो, अगर टॉप 10 होल्डर्स के पास आपको 95%, 98% ऐसे सप्लाई दिखे तो समझ लो उसमें गड़बड़ है, शायद वो ज्यादा ही क्रैश हो सकता है। धीरे धीरे करके जैसे वो होल्डर जो है ये अपना सेल करेंगे मार्केट में, तो वो सर्कुलेटिंग सप्लाई में आ जाएगा, तो उसके बाद वो कॉइन स्टेबल होना स्टार्ट होता है, उसके बाद उसका रेट बढ़ना स्टार्ट होता है, डिमांड उसमें क्रिएट हो जाती है। तो जब तक वो टॉप के होल्डर्स रिलीज नहीं करते टोकन्स को, तब तक वो मार्केट में उतना उसका चलन नहीं होता। तो जब तक वो उतना चलन नहीं होगा मार्केट में, उतना उसका प्राइस नहीं बढ़ेगा या डिमांड नहीं बढ़ेगा। ओके, तो ये एक पैरामीटर याद रखना। अब 53% फाइन है, ठीक है, ठीक डेटा है, तो एटलीस्ट टॉप होल्डर्स के पास 70% से ज्यादा सप्लाई नहीं चाहिए, इतना कंसिडर करो आप। ठीक है, तो 80% से ऊपर है तो भी ठीक है, लेकिन 80% से नीचे ही सप्लाई चाहिए टॉप, एटलीस्ट टॉप 100 होल्डर्स के पास। अब क्या होता है, बहुत से प्रोजेक्ट्स जैसे मैंने आपको बताया कि 1-2 साल हुए उनका आकर, तो उनका सप्लाई अभी भी डेवलपर्स के पास या इनिशियल जो इन्वेस्टर्स है उनके पास ज्यादा होता है, या एक्सचेंजेस के पास वो सप्लाई ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से उसमें थोड़ा मैनिपुलेशन चलता है। लेकिन जैसे जैसे ये सप्लाई रिलीज होता है मार्केट में, वैसे वैसे उसका प्राइस और वो स्टेबल होना स्टार्ट होता है और वो कॉइन अच्छा बनते जाता है। तो इसलिए जो मेरा थ्योरी है कि मैं किसी भी कॉइन को 2 से 3 साल देता हूँ स्टेबल होने में, तो ये भी एक कारण है कि वो इनिशियल जो फेज होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, वो एक कॉन्सेंट्रेटेड सप्लाई, लोग उसको होल्ड करके रखते हैं, डेवलपर्स उसको होल्ड करते हैं। तो बहुत बार रग पुल वगैरह जो है हमें दिखता है कि 90% क्रैश होते हैं कॉइन्स और सारा सप्लाई लेके डेवलपर्स भाग जाते हैं। तो वो जितना ज्यादा वो होल्डर्स के पास सप्लाई है उस केस में वो हो सकता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो आपको
हमेशा ऑब्जर्व करना है किसी भी कॉइन को बाय करने से पहले, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है आपको जो आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। होल्डर्स डेटा इसको हम बोलते हैं। तो हमेशा चेक करो किस कॉइन का कितना होल्डिंग किसके पास है। जो पुराने कॉइन्स है, जो 2019 या 18 से पहले कॉइन्स है, उनका होल्डर डेटा चेक कर लो। वो बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड सप्लाई है मार्केट में। वो किसी किसी के पास, जैसे एलटीसी का है, एलटीसी का सारा सप्लाई कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है किसी वॉलेट्स में, ओके। तो उस केस में क्या हम कंसिडर कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सप्लाई मार्केट सर्कुलेट हो रहा है और उसके होल्डर्स भी बने हुए हैं, तो बहुत अच्छा है ये हमारे लिए। और उतना ही वो कॉइन नीचे गिरता नहीं है। तो यही कारण है कि ये जो पुराने कॉइन्स है वो 98% वगैरह क्रैश नहीं करते सडनली, ठीक है। नीचे नीचे आ सकते हो वो, लेकिन ऐसे क्रैश नहीं करते डायरेक्टली, सडनली क्रैश नहीं होता है उनमें। टाइम लगता है उनको क्रैश होने में या मैनिपुलेट होने में, बिकॉज सप्लाई डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसका मार्केट में, ठीक है। तो ये एक चीज आप हमेशा कंसिडर करो जब भी आप ये फंडामेंटल एनालिसिस करोगे, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क एक्टिविटी देखना इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉइन का। अब ये कहाँ पे देखना है, तो ग्लासनोड करके एक वेबसाइट है। ग्लासनोड वेबसाइट पे आप जाओगे, मैं आपको लिंक में दे दूंगा सारी चीजें, कि ये नाम सारे हैं जो वो दे दूंगा आपको मैं बाद में, टेंशन मत लो। तो ग्लासनोड करके वेबसाइट है, उसके ऊपर आपको सारे कॉइन्स के जो है यहाँ पे एनालिटिक्स हम देखते हैं। अब इसमें बहुत सारा डेटा मिलता है ग्लासनोड में, ओके। आप वॉलेट डेटा देख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन डेटा देख सकते हो, सर्कुलेटिंग डेटा, वॉल्यूम, सारा डिटेल में भी देख सकते हो, सप्लाई वगैरह। अब ये कुछ फीचर्स इनके फ्री है, कुछ पेड में है, तो वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन बेसिक फीचर्स है इसमें जो हमें देखना है, तो उतना भी काफी है। अब नेटवर्क डेटा समझो हमें देखना है। अब यूनिस्वैप का एग्जांपल के लिए नेटवर्क स्टैट्स में चले जाते हैं, ओके। नेटवर्क स्टैट में जाने के बाद आपको देखना है कि न्यू एड्रेसेस जो है, यहाँ पे आने के बाद एड्रेसेस बहुत सारे टाइप्स है इसमें, तो आपको क्या क्या देखना है मैं एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले तो है न्यू टोटल एड्रेसेस, हमें सबसे पहले देखना है। अब इसमें जो टोटल एड्रेसेस है जो इस नेटवर्क, जिस ब्लॉकचेन के ऊपर बन रहे हैं, वो एटलीस्ट बढ़ते हुए चाहिए, ओके। ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है यहाँ पे, दीज आर द टोटल एड्रेसेस। अब ये प्राइस है, ये इसको ऑफ कर दो। तो दिस इज द डेटा फॉर टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस। अब यूनिक के केस में हमें दिख रहा है कि चलो अच्छी बात है, टोटल एड्रेसेस जो है ये बढ़ते जा रहे हैं, तो दिस इज अ गुड साइन कि वो एटलीस्ट एक्टिव है कॉइन। मतलब बहुत से कॉइन डेड हो जाते हैं, उसमें कुछ लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, तो ऐसे केसेस में आपको हेल्प हो जाती है ये चेक करने में कि क्या ये एक्चुअल लोग उसको बाय कर रहे हैं, या उसके होल्डर्स क्रिएट हो रहे हैं, या उसका कुछ यूटिलिटी जो ये बोल रहे हैं कि वो हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो ये हम इसकी हेल्प से देख सकते हैं। जो टोटल एड्रेसेस है, नंबर ऑफ टोटल एड्रेसेस हमें बढ़ते हुए चाहिए हमेशा, ओके। तो आप बीटीसी पे भी चले जाओगे तो वहां पे भी आपको दिखेगा टोटल एड्रेसेस अभी भी बढ़ते जा रहे हैं उस केस में। तो ये बहुत अच्छा साइन है। ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है, ये नंबर ऑफ एड्रेसेस है, तो दिस इज गुड। एड्रेसेस बढ़ते रहना अच्छी बात है किसी भी ब्लॉकचेन के लिए, टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये चीजें देख सकते हो, ओके। अब नेटवर्क में यहाँ पे आप सर्कुलेटिंग सप्लाई वगैरह भी देखोगे, शायद ये पेड में है या फ्री में रखा है इन्होंने, हाँ, ओके। सर्कुलेटिंग सप्लाई भी बढ़ते जा रहा है, मतलब इसका जो भी इसका टोकन रिलीज करने का जो मॉडल होता है, किसी भी कॉइन का एक मॉडल होता है कि वो कैसे मार्केट में आता है। अब बहुत से कॉइन माइनेबल होते हैं, जो माइनिंग होता है उसका एक मैकेनिज्म होता है, उसकी वजह से, तो जैसे एलटीसी के केस में हुआ है कि थोड़े थोड़े सप्लाई मार्केट में माइन होते हुए आते जाएगा। हमने देखा 85% मार्केट में अभी तक माइन हुआ है, तो आगे का जो 15% है वो माइनिंग के तौर पे मार्केट में आएगा, और उसका सप्लाई भी फिक्स होता है कि कितने टाइम में कितना सप्लाई मार्केट में आएगा। तो वैसे ही हर कॉइन का, जैसे प्रूफ ऑफ स्टेक कॉइन है, प्रूफ ऑफ माइनिंग वाले भी हो गए, तो उनका एक मैकेनिज्म होता है, बीएनबी वगैरह है, इनका भी मैकेनिज्म है कि वो कैसे मार्केट में सप्लाई आता है। तो वो आपको व्हाइट पेपर वगैरह देखना पड़ता है उस केस में, तो उतना आप देख सकते हो। और उसकी हेल्प से आप देख सकते हो कि सर्कुलेटिंग सप्लाई कैसे आ रहा है मार्केट में, धीरे धीरे करके आ रहा है या अचानक से बुरा आ रहा है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड होता है, वो देखना पड़ता है थोड़ा बहुत उसमें, ओके। तो सर्कुलेटिंग सप्लाई यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद अभी एक्टिव एंटिटीज वगैरह देखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो पेड इसमें है। तो मेरे पास पहले था इसका सब्सक्रिप्शन, लेकिन अभी पेड है, तो वो अभी हमें नहीं दिखेगा। हाँ, एक्टिव एड्रेसेस तो हमें दिख रहा है, तो ये भी अच्छी बात है कि यहाँ पे एक्टिव एड्रेसेस बीटीसी के बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए बीटीसी तो है। लेकिन बाकी कॉइन्स के अगर आप कंसिडर करें तो उसमें भी आपको देखना चाहिए कि इसके एक्टिव एड्रेसेस बढ़ते जा रहे हैं या फिर कम होते जा रहे हैं। तो XYZ कोई भी कॉइन आप ले सकते हो, उसमें एक्टिविटी देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो ये कितना ये नीचे गिरते जा रहा है इसमें, जो टोटल एड्रेसेस है यहाँ पे ये बढ़ रहे या कम हो रहे, बढ़ते जाते हैं इस केस में। लेकिन कभी कभी स्लोप ऐसा हॉरिजॉन्टल भी हो जाता है। तो इनिशियली बहुत इन्होंने एड्रेसेस क्रिएट हुए, डिमांड था यहाँ पे, अभी थोड़ा स्लैक डिमांड है यहाँ पे,
तो टोटल एड्रेसेस यहाँ पे हमें कम दिख रहे हैं। ओके, तो न्यू एड्रेसेस भी आप देख सकते हो, तो उसमें थोड़ी फ्लक्चुअलिटी होगी, फ्लक्चुएशन इसमें देख सकते हो आप कि न्यू एड्रेसेस जो है वो कम होते जाते हैं आगे जाकर। अब नीचे आके आप बार भी एडजस्ट कर सकते हो, उसकी हेल्प से आप देख सकते हो कि हाँ फिलहाल अभी के लिए बीच में इसमें ज़्यादा एक्टिविटी हुई थी, अभी यहाँ पे फिर से एक्टिविटी कम हो रही है थोड़ी। तो ये पैरामीटर भी आप थोड़े बहुत स्टडी कर सकते हो। तो एक ओवरऑल टूल मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या हेल्प कर सकता है आपको इस केस में जज करने के लिए, किसी भी कॉइन को फंडामेंटल एनालिसिस करते हो। अब हमेशा सारी चीजें 100% काम करेगी ऐसे नहीं होता है। यूजुअली मैं जो देखता हूँ वो टोकोनॉमिक्स में देखता हूँ, होल्डर डेटा में देखता हूँ, और कॉइन हिस्ट्री मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी नेटवर्क एक्टिविटी कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन एक ओवरऑल पिक्चर लेने के लिए आप हमेशा इसको चेक किया करो। बहुत से न्यू कॉइन जो होते हैं उसमें धीरे धीरे करके एक्टिविटीज बंद हो जाती है, तो उस केस में आपको थोड़ा संभल के रहना पड़ता है ना। कुछ केसेस में नेटवर्क एक्टिविटी बंद हो जाती है बियर मार्केट के बाद, तो बियर मार्केट में तो समझ लो उस कॉइन में थोड़ी गड़बड़ हो चुकी है या वहां पे कुछ भी नहीं हो रही एक्टिविटी, तो उस केस में हम थोड़ा सतर्क हो सकते हैं। ओके, तो नेटवर्क एक्टिविटी भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो आपको देखना चाहिए। ठीक है, अब स्पेसिफिक बात करते हैं डेफी कॉइन्स की। अब बहुत से लोग कंसिडर करते हैं कि सेक्टर्स, जैसे हम बोलते हैं कि क्रिप्टो में अभी बहुत से सेक्टर्स आ चुके हैं ना, तो अलग अलग सेक्टर्स हमें क्रिप्टो में देखने मिलते हैं। डेफी हो गया, एनएफटी हो गया, और आपका वेब3 हो गया, ऐसे बहुत से सेक्टर्स अभी हम क्रिप्टो में फॉर्म होते हुए देख रहे हैं, राइट। तो उसका अगर एनालिसिस करना है हमें, तो उसके भी कुछ टूल्स है। अब यहाँ पे जब कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आओगे तो डेफी करके आपको यहाँ पे पता चलेगा। यहाँ पे डेफी पे क्लिक करोगे तो दिखेगा कि कौन से डेफी के अंडर आते हैं कॉइन्स। तो डेफी जो है ये फाइनेंशियल जो है मॉडल्स इसमें वर्क होता है क्रिप्टो में, तो ये सारा जो स्टेकिंग वगैरह चलता है ये डेफी मॉडल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टॉप के डेफी कॉइन्स कौन से हैं, यूनिस्वैप है, एवलांच है, इनमें ज्यादा आपको मार्केट कैप ये मार्केट कैप के हिसाब से रैंकिंग किया है इन्होंने। अब इसके आगे जाके भी हमें कुछ चीजें देखनी है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले डेफी एनालिसिस करेंगे, उसमें हमें देखना है टोटल वैल्यू लॉक। ओके, अब ये बहुत कॉमन है, हमेशा ये सारे लोग देखते ही है, टोटल वैल्यू लॉक देखना इंपॉर्टेंट होता है। अब डेफी के लिए अगर आपको एनालिसिस करना है तो इसके लिए ये एक वेबसाइट है, डेफी लामा करके एक वेबसाइट है, डेफी LLAMA, डेफी लामा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेफी लामा का है। अब डेफी लामा पे आने के बाद ये आपको ये सारे स्टैट्स दिखाता है। ओके, तो सबसे टॉप टोटल वैल्यू लॉक अभी हमें देखना है, तो टोटल वैल्यू लॉक यहाँ पे देखो TVL करके है, टोटल वैल्यू लॉक। ओके, इसका मीनिंग क्या होता है टोटल वैल्यू लॉक? मतलब जो स्टेकिंग वगैरह होता है डेफी प्लेटफॉर्म्स पे, जहाँ पे हम अपने कॉइन स्टेक करते हैं डेफी में। अब मुझे एक चीज बताओ, जितना ज्यादा स्टेकिंग होगा उतना अच्छा है मार्केट के लिए, राइट। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि होल्डर्स के पास वो कॉन्सेंट्रेटेड सप्लाई नहीं होता है, वो सारी चीजें होती है, लेकिन सप्लाई जितना लॉक है उतना अच्छा है कि मार्केट के लिए, बिकॉज फिर डंपिंग वगैरह उसमें कम हो सकता है। जितना लॉक है सप्लाई उसकी, उतना तो मार्केट एक प्राइस पे आकर सेचुरेट हो सकता है ना, एक सेलिंग बंद हो जाता है उस एक स्पेसिफिक पॉइंट के बाद मार्केट में, फिर किसी भी एसेट का प्राइस गिरना स्टॉप हो सकता है। ओके, तो इसीलिए टोटल वैल्यू लॉक डेफी में बहुत से लोग कंसिडर करते हैं कि इंपॉर्टेंट है, तो देखना चाहिए ये टोटल वैल्यू लॉक। तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो आपको दिखेगा कि हाँ मेकर डाउ में सबसे ज्यादा वैल्यू लॉक है। ओके, तो ये जो रैंकिंग है यहाँ पे आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो, ये सारा जो रैंकिंग है ये TVL बेस्ड पे है। ओके, मार्केट कैप बेस्ड पे नहीं है, टोटल वैल्यू लॉक बेस्ड पे है। ओके, अब यहाँ पे देखोगे तो मेकर डाउ इथेरियम चेन पे काम करता है, तो सबसे ज्यादा उसमें लॉक है वैल्यू। ओके, यहाँ उसके बाद देखो लिडो करके है, लिडो फाइनेंस करके, उसमें अच्छा लिक्विड स्टेकिंग हुआ है। अभी लिक्विड स्टेकिंग है, इसलिए लिक्विड स्टेकिंग के थोड़े नंबर्स एग्जैक्ट नहीं होते, इसलिए उन्होंने यहाँ पे लिख के दिया है, ये ऐसे ब्लर करके आ रहा है बिकॉज लिक्विड स्टेकिंग है। तो लिक्विड स्टेकिंग का एक अलग फंडा है जिसमें मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में वो स्टेकिंग डिस्ट्रीब्यूट होता जाता है, और वहां से फिर वो बाय मतलब ऐसे ऐसे खाने की वजह वो ऐसे खाते हैं, तो इसलिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स का यूज करके वो थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करके वो स्टेकिंग होता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं लिडो फाइनेंस, लिक्विड फाइनेंस। ओके, तो लिक्विड स्टेकिंग उसमें होता है, तो इस केस में लिडो फाइनेंस में लिक्विड स्टेकिंग है, इसलिए वो एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया इन्होंने। फिर एवी का है, फिर कर्व का है, CRV, यूनिस्वैप है, पैनकेक स्वैप है। ओके, तो अब इसमें देखो पैनकेक स्वैप का रैंकिंग थोड़ा नीचे है, ऊपर के जो है वो सारे इथेरियम बेस्ड प्लेटफॉर्म्स है, नीचे फिर BNB वगैरह के यहाँ पे मुझे दिख रहा है, पैनकेक यहाँ पे फर्स्ट BNB का दिख रहा है। तो ऐसे एक अंदाजा लगा सकते हो आप कि हाँ ये जो यूनी है इसका डिमांड है रहेगा, एवी का डिमांड रह सकता है, कर्व का डिमांड रह सकता है, पैनकेक स्वैप का रहेगा। फिर जैसे जैसे नीचे नीचे जाओगे आपको दिखते जाएगा यहाँ पे कि हाँ डेफी में ये लीडिंग प्लेयर्स है, इनके पास वैल्यू लॉक ज्यादा है, मार्केट कैप ज्यादा है, तो उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है,
तो ये एक अच्छा पैरामीटर है। अब ये मार्केट कैप वर्सेस टीवीएल रेशियो भी दिखाता है। अब ये मैंने कभी यूज नहीं किया, लेकिन यूजुअली मैं इतना ही देखता हूँ कि टॉप रैंकिंग कॉइन्स कौन सा है। मुझे यूजुअली जो टॉप रैंकिंग है उसमें रहना अच्छा लगता है, बिकॉज मार्केट कैप वगैरह अच्छा होता है उनका, और ओवरऑल जो है वो एक कॉन्फिडेंस जिस पे आता है। तो बड़े बड़े प्लेयर्स में बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स है उसमें एक्चुअली ज्यादा करके मार्केट कैप रहेगा तो अच्छी बात होती है। तो वो हमें उतना दगा नहीं देते, जैसे मीम टोकन्स वगैरह के केस में हो सकता है। बहुत से फाइनेंस प्रोजेक्ट आपने देखे होंगे इसमें आए थे, बुल रन में आए थे, वो बंद भी हो गए आधे से ज्यादा। तो उनके चक्कर में मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं यूजुअली टॉप प्लेयर्स में रहता हूँ। तो इसीलिए फिर हमें स्टेबल और कम इनकम ये भी चलेगा, यहाँ जो भी है कम इनकम भी आ जाएगा, उसमें से चल जाएगा, लेकिन स्टेबल चाहिए और कांस्टेंट चाहिए और एक रिलायबल इनकम हमें चाहिए। समझो आप स्टेकिंग भी कर रहे हो या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा रिटर्न्स बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम छोटे छोटे प्लेयर से, लेकिन बड़े इसमें एटलीस्ट आपका कम रिटर्न्स आएंगे लेकिन स्टेबल रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, सो डेफी की ओवरऑल अगर बात करें तो ये इस वेबसाइट के ऊपर आपको मिल सकता है। अब टोटल वैल्यू लॉक मैंने आपको बताया, उसके बेसिस के ऊपर डेफी लामा में आपको दिखते जाएगा उसमें कौन से। अब यूनिक एड्रेस काउंट करके ये भी आप देख सकते हो इसमें। इसके लिए फिर से आपको आना पड़ेगा अपनी वेबसाइट, कहाँ पे गई, जस्ट होल्ड कीजिए। तो यूनिक एड्रेस काउंट आपको मिल जाए तो वो भी देखना चाहिए आपको। डेफी के केस में जो यूनिक एड्रेसेस है वो आपको हेल्प कर सकते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट में कितने यूनिक एड्रेसेस बने, तो उतना वो यूनिक उसका डिमांड हो जाता है। और स्टेकिंग वगैरह होता है, इंडिविजुअल एड्रेसेस अगर है तो उतने लोग उसमें इन्वॉल्व है, तो ये अच्छा होता है। बहुत बार क्या होता है ना, डेवलपर्स के पास बॉट्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो 100 वॉलेट्स क्रिएट कर सकते हैं, फिर 500 वॉलेट्स भी क्रिएट कर सकते हैं खुद के लिए, और उन्हीं वॉलेट्स में मल्टीपल एक्टिविटीज दिखा के नेटवर्क के ऊपर मैनिपुलेशन कर सकते हैं। लेकिन जितने यूनिक एड्रेसेस है उतना ही वो अच्छा हो जाता है कि जानने के लिए कि हाँ ये यूनिक एड्रेस पे ये एक्टिविटी हुई है। और नहीं तो फिर क्या होता है, बहुत बार एक ही वॉलेट से मल्टीपल एड्रेसेस लिंक होते हैं। जैसे मैं आपको बताया कि ये जो डेवलपर्स होते हैं एक वॉलेट यूज करते हैं, उसमें 100 एड्रेसेस बनाते, 500 एड्रेसेस बनाते हैं और उसमें एक्टिविटीज दिखाते हैं, तो ये गलत है। इसलिए हमें यूनिक एड्रेस काउंट देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फीस अर्निंग देखना इंपॉर्टेंट है इस केस में। डेफी के केस में फीस अर्निंग मतलब क्या होती है कि किस नेटवर्क के ऊपर कितना फी उनको मिला है। अब ये भी हमें शायद ग्लास नोड के ऊपर ही दिखेगा, इसमें इन्वेस्टर्स वगैरह भी दिख सकते हैं आपको इस वेबसाइट पे। डेफी लामा पे जाओगे ना तो कौन से इन्वेस्टर्स है इस प्रोजेक्ट, किस प्रोजेक्ट में कौन से इन्वेस्टर्स है वो भी डेटा आपको देता है। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है एक्चुअली ये, अगर आपको डेफी का एनालिसिस करना है, राइट। तो देखो यहाँ पे रैंकिंग बाय फीस है। ओके, अब मुझे एक चीज बताओ, कोई भी नेटवर्क है या कोई भी ब्लॉकचेन है उसमें ज्यादा एक्टिविटी हो रही है, ये कब हमें पता चलेगा, राइट। ये कब पता चल सकता है, अगर उस नेटवर्क के ऊपर वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर हो रहे हैं या फिर उसमें ट्रांसफर हो रहे हैं, समझ लो ऐसे कि उसके उसके बेसिस पे नेटवर्क को फीस मिलती है। तो जितनी ज्यादा किसी नेटवर्क को फीस मिलेगी उतना ही समझ लो वो ज्यादा एक्टिव है। ओके, तो ये लॉजिक से अगर हम सोचेंगे तो यहाँ पे देखोगे डेफी लामा पे, तो फीस देखने के बाद इन्होंने फीस के बेसिस पे आपको यहाँ पे रैंकिंग दिखाया कि इथेरियम में सबसे ज्यादा फीस मिलती है, ओके, नेटवर्क को, इथेरियम नेटवर्क को, इसलिए फिर इथेरियम अच्छा है। तो 24 आवर्स में इतनी इतनी $1 मिलियन फी उसको मिली है, 24 आवर्स में इतना मिला है, ओवरऑल रेवेन्यू कितना किया है वो इसमें यहाँ पे दिखता है। तो फीस के बेसिस पे अगर हम कैटेगराइज करें तो आप देख सकते हो इथेरियम पे ज्यादा फी मिली है नेटवर्क में, लिडो के ऊपर उसके बाद है, बीएससी के ऊपर है, बाइनेंस चेन के ऊपर फी है, यूनिस्वैप के ऊपर है। मतलब ये जो टॉप के डेफी प्लेटफॉर्म है इनके ऊपर ज्यादा एक्टिविटीज चल रही है, बिकॉज एक्टिविटीज चल रही है इसीलिए उनको फीस मिलती है ना। जो वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर होते हैं, जो स्टेकिंग होता है, या जो भी जब कभी किसी वॉलेट से वॉलेट ट्रांसफर होता है तब यहाँ पे फी जनरेट होती है। तो ये सब जो है ये ट्रैकिंग यहाँ पे डेफी लामा आपको करके देता है। ओके, तो इसकी हेल्प से आप देख सकते हो कि हाँ ये जो टॉप के है इनमें थोड़ी बहुत अच्छी एक्टिविटी है। तो आपको अगर लग रहा है कि इनको एटलीस्ट बाय करना चाहिए तो उसको आप कंसिडर कर सकते हो, डेफी में कंसिडर कर सकते हो इस पैरामीटर को। ओके, तो ये हमेशा याद रखना, जो फीस पैरामीटर फीस अर्निंग है ये एक्टिविटी दिखाती है नेटवर्क की, इसलिए उसको मैंने इन्वॉल्व किया है अपने डेफी एनालिसिस में, ठीक है। तो ये भी आप हमेशा कंसिडर करो। अब नेक्स्ट पैरामीटर हमें क्या देखना है, नेक्स्ट पैरामीटर हम देखेंगे नेटवर्क वैल्यू टू ट्रांजैक्शन। अब ये एक थोड़ा अलग फंडा है, एनवीटी करके है, ये आई थिंक पेड टूल्स में आता है। मैं समझाता हूँ आपको क्या है, पहले हम देखते हैं यहाँ पे एनवीटी दिखाता है या नहीं। पहले फ्री में था, अभी ये शायद इन्होंने पेड में किया है। ओके, पेड में है, फिर भी ठीक है, इसको मैन्युअली आप निकाल सकते हो। एनवीटी क्या दिखाता है, देखो, नेटवर्क वैल्यू टू ट्रांजैक्शन। अब एग्जांपल के दो आपके सामने एग्जांपल्स देता हूं मैं। समझो कॉइन ए है और कॉइन बी है, ओके।
कॉइन ए में आपको दिख रहा है कि इतना इतना मार्केट कैप उसका है, $100 मिलियन उसका मार्केट कैप। कॉइन बी में 5 मिलियन मार्केट कैप आपको दिख रहा है। ओके, अब 6 मंथ में समझो आपने एनालिटिक्स अगर स्टडी किए इसके ऊपर, ग्लास नोड के ऊपर, तो आपको दिखेगा कि उसमें $20 मिलियन के ट्रांजेक्शन हुए। ओके, ट्रांजेक्शन काउंट जो है 20 मिलियन टोटल ट्रांजेक्शन हुए। कॉइन बी में 40 मिलियन ट्रांजेक्शन हुए। अब आप बोल सकते हो कि यहाँ पे हाँ ये कॉइन बी में बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हुए तो वो बहुत अच्छा है, ऐसे आप कंसिडर करोगे, राइट। अब मार्केट कैप के बेसिस पे देखेंगे तो कॉइन ए में सबसे ज्यादा आपको मार्केट कैप दिख रहा है, तो आप बोलोगे कि वो अच्छा है। फिर आप सोचो ट्रांजेक्शन काउंट करोगे तो आपको दिखेगा बी में ट्रांजेक्शन ज्यादा हो रहे हैं। उसके बाद एवरेज ट्रांजेक्शन वैल्यू जो है कॉइन ए में समझो $50 की है, और ट्रांजेक्शन जो कॉइन बी में है वो $100 का है, और एक्टिव एड्रेसेस जो है वो 30,000 है। ओके, कॉइन ए के केस में 30,000 एक्टिव एड्रेसेस है, और कॉइन बी के केस में सिर्फ 2,000 एड्रेसेस एक्टिव है। ओके, तो उस केस में आपको हमेशा एक चीज समझनी चाहिए कि नो डाउट यहाँ पे ट्रांजेक्शन काउंट्स आपको कम दिख रहा है, राइट। कॉइन ए में आपको कम ट्रांजेक्शन काउंट दिखेंगे, लेकिन एक्टिव एड्रेसेस जो है वो यहाँ पे ज्यादा है, तो हमेशा कॉइन ए को ट्रस्ट करो। ओके, तो जब कभी आप कंपैरिजन करोगे डेफी कॉइन्स में, डेफी एनालिसिस करोगे किसी भी कॉइन का, तो हमेशा एक चीज याद रखना यहाँ पे, अब ये किसी भी कॉइन के लिए आप स्टडी कर सकते हो। बहुत से लोग एनवीटी को, बीटीसी का भी एनवीटी चेक करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक वेबसाइट के ऊपर एनवीटी हम देख सकते हैं, बीटीसी का कॉइन मैट्रिक्स करके एक वेबसाइट है। ओके, उसमें बीटीसी का भी एनवीटी डेटा दिखता है, तो उसके बेसिस पे के ऊपर भी लोग डिसीजंस लेते हैं कि एनवीटी वैल्यू रेशियो क्या चल रहा है बीटीसी का, तो उसके हिसाब से उसको बाय करना चाहिए या नहीं। उनके खुद के एनालिसिस होते हैं। बहुत अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग तरीके से लोग एनालिसिस करते हैं क्रिप्टो में। ओके, तो अच्छी बात है, जब तक नया कुछ मिलता नहीं है मार्केट को, तब तक मतलब नया मेथड कुछ ना कुछ लोग ढूंढते रहते हैं कि कोई भी चीज काम कर जाए एटलीस्ट। तो एनवीटी करके भी लोग देखते हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ बीटीसी का एनवीटी दिखता है या नहीं। तो ये एनवीटी पैरामीटर किसी भी कॉइन में आप जाओगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो क्या दिखा था आपको, नेटवर्क वैल्यू टू ट्रांजेक्शन, एक्टिव एड्रेसेस कितने हैं उसके बेसिस के ऊपर आपको वो दिखना चाहिए, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो एनवीटी ठीक है, अभी के लिए एनवीटी बीटीसी का इतना खास नहीं है, लेकिन ये पैरामीटर जब आप लिख लो, ये भी पैरामीटर एनवीटी, जब आप डेफी का एनालिसिस करोगे या किसी भी कॉइन का एनालिसिस करोगे तो आप एनवीटी देखा करो। बहुत से बड़े बड़े प्लेयर्स जो है ना, मेरा एक फ्रेंड है जो डेल्टा के इसमें काम करता है, डेल्टा एक्सचेंज का एक खुद का इन्वेस्टमेंट का एक फर्म है जिसमें वो काम करता है, एज ए एनालिस्ट काम करता है। तो उसका दिन भर यही काम होता है कि वो कॉइन्स का एनालिसिस करता है, उनका डेफी चेक करता है, उनके पैरामीटर्स चेक करता है, किसी कॉइन के स्टैट्स कैसे है क्या है, तो ये सारे रिपोर्ट्स बना के फिर वो डिसाइड करते हैं कि उस कॉइन में इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो एनवीटी इज वन ऑफ द पैरामीटर जो वो स्टडी करते हैं, ठीक है। तो हमेशा एनवीटी जब आप स्टडी करोगे तो ये देखना इंपॉर्टेंट है कि एक्टिव एड्रेसेस किस में ज्यादा है, और ये एक रेशियो आपको देगा। समझो बहुत बार क्या होता है, एनवीटी एक रेशियो निकालते हैं हम, एनवीटी रेशियो आपको मिल जाएगा, तो वो रेशियो जितना ज्यादा है उतना अच्छा रहेगा, तो उस केस में वो उसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो मैंने ज्यादा इसका एनालिसिस नहीं किया है एनवीटी का, लेकिन ये हेल्प करता है जब कभी आप डेफी एनालिसिस करोगे। तो नेटवर्क वैल्यू टू ट्रांजैक्शन मतलब आपका जो ये है ना, जो हम स्टॉक्स में निकालते हैं पीई रेशियो निकालते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वैसे ही ये क्रिप्टो का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, ठीक है। तो उसमें जितना पीई अच्छा रहेगा, जितना पीई कम है उतना अच्छा होता है। तो उसके उसमें लोग जब पीई कम होता है तब इन्वेस्ट करते हैं, राइट। जब पीई बहुत ज्यादा होता है तो उसमें इन्वेस्ट नहीं करते, ऐसे कुछ है उनका पैरामीटर। तो वैसे ही एनवीटी के केस में आप कर सकते हो, एनवीटी का रेशियो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा पैरामीटर है, डेफी के केसेस में आपको हेल्प कर सकता है। अब टोकोनॉमिक्स तो ऑलरेडी हमने देखा कि वो कैसे हम चेक करते हैं। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको एक चीज दिखेगी, लिंक के ऊपर जाने के बाद अगर आप यहाँ पे ऑल करोगे तो आपको दिख जाता है कि वो एग्जैक्टली लॉन्च कब हुआ था कॉइन। अब यहाँ पे दिखेगा आपको 2017 में लिंक आया था। ओके, तो ये प्रोटोकॉल जो है लिंक, ये डेफी बाद में बना, लेकिन लिंक एक्चुअल लॉन्च हुआ था ओरेकल 2017 में। ओके, तब से ये कॉइन है, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद इसका व्हाइट पेपर आपको देखना पड़ेगा कि कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सप्लाई को। तो अभी के लिए 50% जो लिंक है मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं, 50% अभी जनरेट होने बाकी है। तो मैक्स सप्लाई जो लिंक का है वो 1 बिलियन का हो जाएगा, 1 बिलियन का है, ठीक है। 1 बिलियन सप्लाई लिंक मार्केट में आएगा ओवरऑल। ओके, तो ये भी एक अच्छा है, लेकिन इसमें गड़बड़ ये है कि ये मैनिपुलेशन मुझे लगता है लिंक का, इसका प्राइस एक्चुअली जाना नहीं चाहिए था, $10 से $20 के ऊपर कभी नहीं जाना चाहिए था अभी के लास्ट बुल रन में।
बिकॉज 1 बिलियन का सप्लाई है उनके पास, उतना मार्केट कैप वो जस्टिफाई नहीं हो रहा था। ओके, तो लिंक के केस में इसलिए उसने ज्यादा करेक्शन कर लिया, $7। अभी ठीक है, अभी प्राइस ओके है लिंक का, आप उसको पोर्टफोलियो में धीरे धीरे डाल सकते हो। ठीक है, तो ये एक अच्छा पैरामीटर है। सर्कुलेटिंग सप्लाई आपको देखना है, 50% सप्लाई मतलब अभी आना बाकी है मार्केट में। टोटल 1 बिलियन सप्लाई मार्केट में आने वाला है। अब वो कितने टाइम में आएगा वो आपको व्हाइट पेपर में पता चलेगा उसके बाद ये यूनिक ओरेकल टोकन है, तो ये अच्छी बात है इसमें। अब मार्केट कैप देखेंगे तो इसका हाई है, बिकॉज $7 इंटू फिर वो $500 मिलियन कर रहा है, तो उस केस में वो मल्टीप्लीकेशन करके वो वैल्यू निकालते हैं। लेकिन उसके बाद बस इतना ही देखना है हमें, सर्कुलेटिंग सप्लाई ज्यादा आना बाकी। अगर ये 80-90% होता तो बहुत ही अच्छा होता। उस केस में क्या होता, लिंक का जो रेट है ना जितना वो गिरा है, समझो इसका सप्लाई अगर 90% मार्केट में सर्कुलेटिंग होता तो लिंक एक स्पेसिफिक प्राइस के नीचे नहीं आता कभी। सो $20 वगैरह है, वहीं पे वो स्टेबल हो जाता, या किसी स्पेसिफिक प्राइस पे वो स्टेबल हो जाता, उसके नीचे वो नहीं गिरता अगर उसका ज्यादा से ज्यादा सप्लाई मार्केट में फ्लोट हो रहा होता। ओके, तो होल्डर डेटा अगर हम देखेंगे तो उस केस में शायद होल्डिंग डेटा भी ज्यादा उसका डिस्ट्रीब्यूटेड है अभी के केस में। ओके, बुल रन में अलग चीज थी, पहले होल्डर डेटा ज्यादा उसका फोकस कॉन्सेंट्रेटेड था। अभी के केस में अच्छा है, ठीक ठाक होल्डर डेटा है इसका, कि टॉप 100 होल्डर्स के पास 70% सप्लाई है, तो ओके है। जब ये और कम होते जाएगा तो और लिंक का प्राइस स्टेबल होते जाएगा, तो उसके क्रैशेस के चांसेस कम हो जाते हैं। ओके, अब लॉजिक समझो इसके पीछे, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि क्रैशेस कितने परसेंट के क्रैशेस होते हैं वो डिपेंड करता है कि कॉइन कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है। एग्जाम्पल के लिए समझो एक कॉइन है जो नीचे से ऊपर जा रहा है, ओके, बुल रन में गया, उसके बाद वो क्रैश होता है। ओके, क्रैश होते वक्त अगर ये इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई मार्केट में कम है और ज्यादा से ज्यादा होल्डर्स के पास इसका होल्डिंग है, तो वो बहुत ज्यादा गिरेगा, 90% 95% तक वो गिर सकता है। ओके, लेकिन एक दूसरा एक कॉइन है जिसका सप्लाई डेटा मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, तो यहाँ से अगर ये कॉइन बुल रन में ऊपर जाता है तो गिरते वक्त वो ज्यादा नहीं गिरेगा, वो स्टेबल हो जाता है, बिकॉज उसका होल्डिंग जो है वो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। 50% के नीचे अगर वो है तो वो डेफिनेटली ज्यादा क्रैश नहीं होगा, वो 90% वगैरह क्रैश नहीं होता है। तो ये एक अच्छा पैरामीटर होता है टोकोनॉमिक्स, हमेशा इसलिए हम देखते हैं ताकि ये पैरामीटर हमें पता चलेगा कि उसका सप्लाई कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे उसका सप्लाई मैनेज हुआ है। ओके, तो जितना सप्लाई ज्यादा है कम लोगों के पास, उतने डंपिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। और एक बार वो डंपिंग हो जाए तो उसके बाद वो मार्केट में सप्लाई जैसे जैसे आ जाता है तो वो कॉइन स्टेबल होते जाता है, वो वैल्यू के नीचे वो नहीं जाता। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो लोग मिस कर जाते हैं। लोग हमेशा टेक्नोलॉजी के पीछे भागते हैं, लेकिन एक्चुअल जो है वो टोकोनॉमिक्स ही क्रिप्टो में काम करता है। ओके, तो अब मैं कुछ नाम आपको देता हूँ, ये स्क्रीनशॉट भी मैं चाहे तो आपको दे दूंगा बाद में, तो ये नाम लिख लो। इन वेबसाइट्स के ऊपर आपको पूरा एनालिसिस करते आएगा, फंडामेंटल एनालिसिस, जो भी चीजें मैंने आपको बताई वो सारी इन वेबसाइट्स के ऊपर आपको करने मिल सकती है। ठीक है, तो ग्लासनोड वेबसाइट है, ग्लासनोड ये जो मैंने आपको दिखाई, इसमें फ्री वर्जन है, फ्री वर्जन साइन अप कर लोगे तो आपको ये बाकी बेसिक चीजें तो ये दिखा देते हैं, है ना, तो उतना भी काफी है। यहाँ पे आप डेट वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हो, कब से कब का डेटा आपको देखना है तो वो आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक है, तो बहुत बार ये सारा जो एनालिसिस है ये भी आपको हेल्प कर देता है। ऐसे भी हो सकता है कि आपको इसमें कुछ और अच्छा पैरामीटर मिल जाए जिसकी हेल्प से आप एनालिसिस में, फंडामेंटल एनालिसिस और आपका अच्छा हो जाए और वो एक्चुअल काम कर सकता है। ओके, तो इसलिए थोड़ा एक्सप्लोर करो वेबसाइट को, बहुत ज्यादा टूल्स है इनके पास, कैटेगरी वाइज टूल्स है, तो कौन सी चीज कब काम कर जाए ये हमें नहीं पता, राइट। तो एनवीटी रेशियो वगैरह जो मैंने आपको बताया था, अभी ये फ्री में नहीं दे रहे यहाँ पे, पहले मेरे पास पेड था तब उसमें मैं देखता था, तो एनवीटी रेशियो की हेल्प से हमें हेल्प मिल जाती है उस केस में कि क्या एक्चुअल वो परफॉर्मेंस कैसे हो सकता है उसका जज करने में। ओके, तो पी रेशियो जैसे वो यूज होता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एड्रेसेस विद नॉन जीरो वगैरह ये पेड में है। इस अब ये सब्सक्रिप्शन इसका बाय करना जरूरी नहीं है, लेकिन आप 3-4 लोग मिलके उसका ले सकते हो, चाहिए तो एनालिसिस अगर आपका लग रहा है कि अच्छा कर सकते हो आप, तो उस केस में आप कर सकते हो। अब एक्सचेंजेस आउटफ्लो इनफ्लो ये तो कॉमन डेटा, ये ट्विटर के ऊपर फ्लोट होते रहता है, इसके ऊपर मैं ज्यादा रिलाई नहीं करता हूँ, बिकॉज एक्सचेंजेस हमेशा है ना फंड्स मूव करते रहते हैं, अपने एक्सचेंज से दूसरे वॉलेट पे डालेंगे, फिर से एक्सचेंज पे डालेंगे, तो उस केस में हमें ये नहीं पता चलता कि वो एक्चुअल वेल था या फिर एक्सचेंजेस ही खुद का फंड्स यहाँ से वहां कर रहे हैं, तो इसलिए वो मुझे ज्यादा रिलायबल पैरामीटर नहीं लगता है। ठीक है, उसके बाद ये एनवीटी रेशियो वगैरह तो मैंने आपको बताया। नेटवर्क स्टैट्स आप देख सकते हो, एक्टिव एड्रेसेस वगैरह, सेंडिंग एड्रेसेस, जस्ट एक नेटवर्क एक्टिविटी चलते रहनी चाहिए किसी भी इसमें इसके ऊपर, और अगर ये एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो समझ लो उसमें थोड़ी बहुत मूवमेंट आ सकती है आगे जाकर, तो वो आपको हेल्प करती है जज करने में। ठीक है, तो ये वेबसाइट हमेशा यूज करते रहो साइड बाय साइड, ज्यादा टाइम नहीं लगता है आपको, हेल्प हो जाती है लेकिन कभी ना कभी उसकी। ठीक है, एक आदत डाल लो,
ताकि आपको उसमें क्या क्या देखना है वो पता चल सकता है। ठीक है, क्रिप्टो क्वांट करके एक वेबसाइट है, सेम ग्लासनोड जैसी वेबसाइट है, लेकिन उसमें ज्यादा कॉइन्स का डेटा हमें नहीं मिलता है। अब ये क्रिप्टो क्वांट है। क्रिप्टो क्वांट के केस में क्या होता है, आपको ये सारे बीटीसी के सबसे ज्यादा आपको पैरामीटर्स मिल जाएंगे, टेक्निकल नॉन टेक्निकल। बाकी कॉइन्स के यहाँ पे कम दिखाते हैं, वो टेबल कॉइन्स है यहाँ पे, बाकी कॉइन्स के है, लेकिन इनके पास दिक्कत ये है कि बहुत सारा डेटा इन्होंने पेड रखा है। तो साइन अप करने के बाद देख लो, अगर साइन अप करने के बाद आपको मिल जाता है इसके ऊपर भी, तो एक्सचेंज रिजर्व्स है, ये ज्यादा यूजफुल नहीं है हमारे लिए, बिकॉज एक्सचेंजेस रिलेटेड एक्टिविटीज, कोई भी एक्सचेंज रिलेटेड एक्टिविटीज में ट्रस्ट नहीं करता हूँ। बहुत बार एक्सचेंजेस उसको मैनिपुलेट करते रहते हैं, लेकिन अगर कुछ इंपॉर्टेंट आपको इसमें मिल जाए तो देख लेना आप। ठीक है, टोकोनॉमिक्स भूलना नहीं है, अब टोकोनॉमिक्स यहाँ पे हमेशा काम करता है। बहुत सारे कॉइन्स का आपको इसके ऊपर डेटा मिल जाएगा, क्रिप्टो क्वांट करके वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे भी इन्होंने देखा है, देखो एनबीटी का वैल्यू इज रेशियो ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइड बाय ट्रांसफर्ड वॉल्यूम दैट हेल्प टू डिटेक्ट वेदर कॉइन इज ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे करके आप इस पर स्टडी करोगे तो आपको वो पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इसके रेशियोज का एक मेरे पास वो पहले पेड था, उसके ऊपर वो डायरेक्टली कंपेयर कर सकता था मैं, लेकिन अभी मेरे पास वो पेड वर्जन नहीं है, तो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ। ग्लास नोड के ऊपर था मेरे पास पेड वर्जन, तो वो आपको थोड़ा स्टडी करके देखना पड़ेगा कहीं पे आपको मिलता है या नहीं डेटा। ओके, तो वो आप कंपेयर करोगे तो आपको आराम से मिल सकता है डेटा। ठीक है, ओके, तो क्रिप्टो क्वांट करके वेबसाइट है जो आप यूज कर सकते हो। उसके बाद और एक वेबसाइट है कॉइन मेट्रिक्स। ओके, तो ये एक मेरी फेवरेट वेबसाइट है ओनली फॉर बीटीसी। बीटीसी का डेटा इसके ऊपर आपको मिल जाता है। ठीक है, तो बीटीसी इसके ऊपर एक्चुअली 5-6 कॉइन्स आपको दिखेंगे, तो इसलिए बीटीसी के लिए ये अच्छा वेबसाइट है। ऑल करोगे तो इसमें सारे जो पैरामीटर्स है, जो मैं आपको बोल रहा था एनवीटी रेशियो वगैरह, वो सारे आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। ओके, तो इस वेबसाइट का यूज आप कर सकते हो। ये देखो एनवीटी रेशियो वगैरह दिखाता है ये। यहाँ पे एक्चुअली बीटीसी का एनवीटी रेशियो देख के फायदा नहीं है, बिकॉज बीटीसी का तो रेट पे हमें ट्रैक करता है उसको, बाकी प्रोजेक्ट्स का कैसे कि पता नहीं चलता है हमें, लेकिन बीटीसी का जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे मैट्रिक्स में जाओगे ना, तो आपको सारे रेशियो, सारे जो बीटीसी रिलेटेड मैट्रिक्स है वो सारे मिल जाएंगे। माइनिंग रिलेटेड भी है, माइनर रेवेन्यू मिल जाएगा, माइनर जो आप सप्लाई यहाँ पे सिर्फ क्लिक कर दो, उसका सारा डेटा आपको ये दे देगा। ओके, माइनर सप्लाई कितना है, माइनर सप्लाई, ये सारे वॉलेट्स को ट्रैक करते रहते हैं, तो इनके पास ये सारा डेटा हो जाता है एक्यूमुलेट। ओके, तो एड्रेसेस, एक्टिव एड्रेसेस कितने हैं, यहाँ पे आप उसको ऐड कर दोगे तो आपको वो दिख जाता है यहाँ पे ये स्क्रीन के ऊपर। मैट्रिक्स को बस आपको ऐड करना है, और ऐड करने के बाद वो आपको दिखा देगा। अब इसमें से बहुत से पेड है, लेकिन बेसिक चीजें ये आपको दिखा देता है। ओके, माइनिंग रिलेटेड तो बहुत सारा डेटा आपको यहाँ पे मिल जाता है। माइनर रेवेन्यू कितना चल रहा है पर हैश रेट, वो भी आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो ऐसे बहुत से पैरामीटर्स हमें यहाँ पे मिल सकते हैं। अब ये पीटा हैशेस वगैरह है, वो आपको टेक्निकल ज्यादा उसमें समझेगा नहीं। जैसे यहाँ पे देखो 10 पीटा हैशेस वगैरह, नेटवर्क ये सारे हैश रेट है, पीटा हैशेस पे चल रहा है ना अभी बीटीसी नेटवर्क, तो पीटा हैशेस, अभी नेटवर्क हैश रेट कम होते जा रहा है यहाँ पे। तो वो डिपेंड अभी कहाँ पे आप सेट करते हो नीचे स्केल, पहले बहुत अच्छा था ऊपर, अब नीचे की तरफ जा रहा है। तो वैसे भी होता है। 1 साल का डेटा अगर हम देखें तो नेटवर्क हैश रेट गिरते जा रहा है, रेवेन्यू पर हैश रेट गिरते जा रहा है माइनर्स के लिए, बिकॉज बीटीसी गिरते जा रहा है, लाइक लॉजिकली बीटीसी गिरते जा रहा है। जब बुल रन में था बीटीसी तब अच्छा उनको रेवेन्यू हुआ होगा, लेकिन अभी उनका रेवेन्यू गिरते जाएगा बिकॉज बीटीसी का प्राइस नीचे गिरते जा रहा है। ओके, तो ये कॉइन मैट्रिक्स करके वेबसाइट है जिसके ऊपर आप अपने पैरामीटर्स चेक कर सकते हो, बीटीसी रिलेटेड जो भी है। वॉलेट डेटा मिल जाएगा आपको, एड्रेसेस डेटा मिल जाएगा, बैलेंसेस, माइनर रिलेटेड भी है, बाकी माइनर्स का छोड़ के भी आपको सारा मिल सकता है यहाँ पे डेटा। ठीक है, देखो यहाँ पे है 1 ईयर एक्टिव सप्लाई, बीटीसी रिलेटेड है। ठीक है, ये वैलिड एड्रेसेस बहुत डेटा है इनके पास कॉइन मैट्रिक्स। तो ये बहुत अच्छी वेबसाइट है बीटीसी का टेस्ट करने के लिए। बेसिकली इनके पास जो बेसिक इन्होंने प्लान में रखा है वो भी अच्छा है, तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, एनवीटी वैल्यू वगैरह भी इसमें फ्री में पता चल जाएगा बीटीसी की, लेकिन उस बीटीसी के केस में ज्यादा यूज नहीं है उसका, लेकिन बाकी के केसेस में आप देख सकते हो। ठीक है, एक्टिव एड्रेसेस है, 10 ईयर एक्टिव सप्लाई, रिटर्न, आरओआई रिटर्न, वो सारा ये दिखा देगा आपको। ओके, तो ये अच्छी वेबसाइट है। बहुत बार जो लोग एनालिसिस करते हैं, मतलब मीडिया में भी बहुत लोग एनालिसिस करते रहते हैं क्रिप्टो का, तो वो भी ये टूल्स यूज करते हैं, तो उसके उसमें आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, कॉइन मैट्रिक्स फॉर बीटीसी के लिए।
अब डेफी लामा ऑलरेडी मैंने आपको वेबसाइट दिखाई, उसके ऊपर सारे आपको डेफी रिलेटेड चीजें मिल जाएगी। ओके, अब डीएप रडार करके एक एनएफटी के लिए वेबसाइट है। ओके, तो ये सिर्फ एनएफटी के लिए नहीं है, लेकिन एनएफटी का डेटा इनके पास बहुत अच्छा है। ओके, अब यहाँ पे देखोगे तो वॉल्यूम वाइज ये आपको दिखाएगा कि कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर कितने एनएफटी का बाइंग सेलिंग होता है। ओके, मतलब वॉल्यूम वाइज किसके पास है। अभी ओपन सी बहुत फेमस वेबसाइट है ना, तो ओपन सी के ऊपर सबसे ज्यादा इनके पास एनएफटीज कलेक्शंस है या उसके ऊपर ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। उसके बाद मैजिक ईडन है, वो सोल प्लेटफॉर्म पे है, इथेरियम प्लेटफॉर्म है। तो फिलहाल आप देखोगे तो सोल के ऊपर सेकंड नंबर पे जो रैंकिंग है वो सोल प्लेटफॉर्म का है। तो यहाँ पे एनएफटी जो है सोल एनएफटी एक्टिविटी एक्चुअली सोल पे ज्यादा चलती है, बिकॉज फी बहुत कम है, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है मिंटिंग की, तो इसलिए वहां पे ज्यादा एक्टिविटी होती है। बाकी आप देखोगे तो सारे इथेरियम नेटवर्क बेस्ड है। ओके, ओपन सी एक यूनिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे ब्लॉकचेन चलते हैं और मिंटिंग वगैरह फीस मल्टीपल आप कर सकते हो। अब यहाँ पे नीचे देखोगे तो डिसेंट्रल लैंड भी है, एनएफटी वगैरह रिलेटेड है। तो ये सारे ये जो वेबसाइट है ये आपको दिखाएगी। अब इसके बाद आपको अगर देखना है कि इथेरियम पे कौन से टॉप प्लेटफॉर्म है जिसपे इथेरियम एक्टिविटी हो रही है, सिर्फ इथेरियम एक्टिविटी किस प्लेटफॉर्म पे हो रही है, तो ये भी आपको यहाँ पे दिखा देगा कि ये सारी वेबसाइट है, रेरिबल वगैरह, सैंडबॉक्स वगैरह ही है, यहाँ पे इथेरियम रिलेटेड है। आपको सिर्फ देखना है कि वैक्स ब्लॉकचेन के ऊपर कौन सबसे ज्यादा एक्टिव है एनएफटी, कौन से प्रोजेक्ट ज्यादा, कौन सी वेबसाइट ज्यादा एक्टिव है वैक्स ब्लॉकचेन के ऊपर। तो आपको यहाँ पे दिखेगी कि हाँ ये वेबसाइट्स यहाँ पे सिर्फ वैक्स ब्लॉकचेन के ऊपर एटॉमिक मार्केट करके वेबसाइट है, वो उनका खुद का हो सकता है, तो वो उसके ऊपर सबसे ज्यादा वॉल्यूम है। तो कभी भी अगर एनएफटी रिलेटेड आपको कुछ भी डेटा चाहिए तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो। अब ये मार्केट प्लेसेस भी हो सकता है, टॉप सेल्स हो सकता है, टॉप कलेक्शन हो सकता है, किसके ऊपर कितना वॉल्यूम है डेफी का एनएफटी का उतना भी पता चल जाएगा, तो आपको हेल्प हो सकती है ना कि हाँ ये ट्रस्टेबल लग रहा है मुझे, इसके ऊपर आगे जाकर डिमांड हो सकती है। अब जैसे माना का है, यहाँ पे डिसेंट्रल लैंड मतलब माना कॉइन है, तो उसका डिमांड हमेशा रहेगा बिकॉज वो पायनियर है मेटावर्स में, तो वो आप इंक्लूड कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में। तो इसलिए ये डेटा देखना इंपॉर्टेंट है। अभी बोर्ड एच या एप याच क्लब करके है जो एनएफटी इन्होंने बनाए थे ना, बिलियन डॉलर्स में एनएफटी सेल किए थे, तो ये क्रिप्टो पंक्स और बोर्ड एप याच क्लब ये पायनियर है एनएफटी में। तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा डेटा। इसके बाद कौन सा है वो भी देखना है तो वो भी पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो ओवरव्यू देख सकते हो, ये सारी चीजें आप देख सकते हो इसके ऊपर एनएफटी रिलेटेड। तो उसके हेल्प से आप देख सकते हो कि किस ब्लॉकचेन के ऊपर एक्चुअल एनएफटी की एक्टिविटी है या नहीं है। तो उसके बेसिस के ऊपर भी आप डिसाइड कर सकते हो वो कॉइन को बाय करना है या नहीं करना है, या डिमांड उसको फ्यूचर में क्रिएट हो सकती है या नहीं। ओके, तो जैसे डेफी के केस में हमने किया, वैसे एनएफटी के केस में भी आप उसको एनालाइज कर सकते हो। अब एनएफटी में ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं बस प्राइस बेसिस के ऊपर ही सारी चीजों को जज करता हूँ। तो मेरा अप्रोच अलग है, आपका अलग हो सकता है, लेकिन मेरा काम है कि आपको सिखाना और वो चीजें दिखाना, ताकि आप अपने तरीके से उसको कुछ नया उसमें कर सकते हो, तो कर पाओगे तो अच्छा है उसमें। ओके, तो वो आपको हेल्प कर सकता है, तो ये टूल्स आपको हेल्प करेंगे। अब इनटू द ब्लॉक करके एक वेबसाइट है, ये भी अच्छी है, इसके ऊपर मल्टीपल डेटा आपको मिल जाएगा। बस कॉइन का नाम आपको डालना है, और में डेफी की भी एक्टिविटीज आप देख सकते हो, सॉरी, और इंडिविजुअल कॉइन्स की एक्टिविटीज भी आप देख सकते हो। यहाँ पे ऑल डेफी करोगे तो कितना कब हुआ एक्टिविटी वो भी ये वेबसाइट आपको दिखा देती है। टोटल वैल्यू लॉक कम हुआ, बढ़ा या नहीं, टोटल 5 वैल्यू लॉक कम हुए, बढ़े, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हेल्प करती है हमें। अब इसके ऊपर अलग अलग एनएफटी इनसाइट्स भी आप देख सकते हो। यहाँ पे जाओगे तो एनएफटी एनालिटिक्स भी है इनके पास, तो वो भी आप देख सकते हो। जनरल एक्टिविटी अगर आपको देखनी है, यहाँ पे देखो बोर्ड कौन सा टॉप का है, इसमें ज्यादा एक्टिविटी हुई एनएफटी सेल्स में, तो ये देखो ये बोर्ड एपी आज क्लब में ही सबसे ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा उनके पास वही एनएफटी है जो ट्रांजेक्शन हुई, तो बाकी की तो नहीं दिख रही, लेकिन आगे जाके इसमें डेटा और ऐड हो सकता है, तो उस केस में आपको हेल्प हो जाएगी। लेकिन एनालिसिस करने के लिए अच्छे वेबसाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे नेटवर्क बेस्ड भी आप डेफी रिलेटेड भी एक्टिविटीज देख सकते हो कि डेफी का मुझे अगर कोई देखना है कि किसके ऊपर कैसे एक्टिविटीज चल रही है, एक्टिव एड्रेसेस किसके ज्यादा है डेफी में, तो यहाँ पे भी देखो डाई के ऊपर सबसे ज्यादा एक्टिविटी है, एप कॉइन का भी है, बिकॉज वो आई थिंक एनएफटी रिलेटेड है, तो वो एप कॉइन के ऊपर थोड़ी है। व्रैप बीटीसी के ऊपर ज्यादा एक्टिविटी, यूनिस्वैप है, और सीआरबी के ऊपर है। ओके, तो ये सारा डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी गैस फीस वगैरह का डेटा भी है यहाँ पे, डेली गैस फीस कितनी है, अभी कितनी फीस चल रही है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, इनटू द ब्लॉक अच्छी वेबसाइट है, इसमें इसके ऊपर आप बहुत सारी चीजें, मल्टीपल चीजें देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो सारे प्लेटफॉर्म्स है इनको याद रखना।
और अच्छा वो आपको करके दे सकते हैं। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर, तो वो है प्राइस के बेसिस के ऊपर कैसे कौन सी प्राइस पे हमें बाय करना चाहिए कॉइन को, ये कैसे जज करें। ओके, तो जस्ट शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, अब ज्यादा डिटेल में इसमें जाके फायदा नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि किस प्राइस के ऊपर आप बाय करते हो। नो डाउट आप बाय कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन किस प्राइस के ऊपर बाय करते हो ये कैसे ढूंढना है ये मैं आपको भी बताता हूँ। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि बेस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं। बेस्ट प्राइस मतलब क्या फंडा होता है। अब ये सारा तरीका मेरा है, मेरा खुद का है, तो मैं ऐसे ही चीजों को जज करता हूँ, तो वो आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। अब सबसे पहले जाएंगे ओवरव्यू में। ओवरव्यू में जाने के बाद देखो यहाँ पे ऑल करूंगा मैं। ऑल करने के बाद मैंने आपको बताया यहाँ पे मुझे पता चलता है कि ये कॉइन कब लॉन्च हुआ था, राइट। तो लॉन्च देखो इस टाइम पे ये लॉन्च हुआ था, तो इसको बड़ा भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे इस प्राइस के ऊपर ये लॉन्च हुआ था 2017 में। ओके, हमेशा बेस प्राइस कैसे निकालते हैं, जब कभी कोई भी कॉइन, एक हिस्ट्री देख लो किसी भी कॉइन की, जब वो साइड वाइज ऐसे होता है, साइड वाइज जब एक्यूमुलेट होता है। एग्जांपल के लिए मैं अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ओके, तो मुझे ये डेटा है अपने पास। अब इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो एक चीज ऑब्जर्व करो, सबसे पहले यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट थी बहुत टाइम के लिए, है ना। उसके बाद ये वाले जोन में प्राइस कांस्टेंट थी, ये वाले जोन में उसके बाद प्राइस कांस्टेंट थी, है ना। अब जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता है वो अपने बेस बनाते बनाते जाता है। ओके, और एक इसमें थ्योरी है कि जब भी सप्लाई मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होता है किसी भी कॉइन का, तो बुल रन के पहले जब भी कॉइन बुल रन स्टार्ट करता है उसके पहले वो बेस बनाता है खुद का एक स्टेबल टाइम के लिए। 2018-19 में बहुत से कॉइन्स ने बेसेस बनाए थे, तो अपने बेस वैल्यू से एक बेस बनाता है, उसके बाद ऊपर जाता है, फिर एक बेस बनाता है, फिर ऊपर जाता है। तो ऐसे कर करके वो ऊपर जाता है, और ये जो बेस फॉर्मेशन होता है, जितने लंबे टाइम के लिए ये बेस फॉर्मेशन होगा उतना ही अच्छा वो सपोर्ट क्रिएट करता है मार्केट के लिए, ठीक है। तो ये याद रखना हमेशा। अब अगर लिंक की अगर हम बात करें जो स्क्रीन पे था हमारे, तो यहाँ पे नीचे आने के बाद प्राइस कहाँ पे रुकी, प्राइस अपने बेस के ऊपर रुकी, जो बेस था इसके आसपास रुकी। अब नेक्स्ट बेस कहाँ पे है लिंक का, तो वो नीचे की तरफ है। तो मोस्ट प्रोबेबली लिंक उस प्राइस के ऊपर जा सकता है अगर मार्केट यहाँ से आगे क्रैश होगा। तो आपका काम क्या है, बेस ढूंढना है आपको कॉइन का, और वहां पे जाके उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। अब एग्जांपल के लिए दूसरे कॉइन पे चले जाते हैं, तो ये बेस प्राइस जो फॉर्म होती है किसी भी कॉइन की, तो बहुत अच्छा होता है। तो वहां पे आता ही है मार्केट, हमेशा बेस प्राइस देखो कहाँ पे, जहाँ पे वो एक्यूमुलेट हुआ था, जहाँ पे वो बहुत टाइम के लिए साइडवाइज हुआ था। अब ऐसे नहीं कि आपको बेस प्राइस बहुत नीचे दिख रही तो वहां जाएगा ही कॉइन, लेकिन एक एजम्पशन होता है हमेशा, मार्केट खुद को करेक्शन करने के बाद ऐसी प्राइस पे खुद को लाता है जहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ था। ओके, तो ये एक पैरामीटर याद रखना ट्रेडिंग का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वेल्स और बड़े प्लेयर्स इसको यूज करते हैं। तो उनको ऐसी प्राइस पे बाय करना होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिविटी हुई थी, तो वैसे ही प्राइस पे जाके वो बाय ऑर्डर्स लगा के रखते हैं, ठीक है। बाकी किसी भी कॉइन पे चले जाओ, समझो कार्डानो पे चला जाऊंगा मैं। कार्डानो पे जाने के बाद समझो इसको मैं ऑल करता हूँ। कार्डानो भी पुराना कॉइन है, 2017 का ये कॉइन है। यहाँ पे जाने के बाद ऑल किया मैंने, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे देखो सबसे पहला बेस कहाँ पे था कार्डानो का, $0.02 के आसपास था। वहां से वो फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया बेस के ऊपर अपने, वहां से वो फिर से एक्यूमुलेट हुआ 2018-19 में। तो यहाँ पे बहुत से लोगों ने उसको बाय भी किया। अब दिस इज द एक्चुअल बेस ऑफ कार्डानो। सो अगर कार्डानो ऊपर से नीचे आता है तो अपने बेस को होल्ड करेगा, तो इस प्राइस के आसपास वो आएगा ऊपर से नीचे। अभी देखो कार्डानो नीचे आ रहा है, तो वहां कहाँ तक आ रहा है वो, अभी इस प्राइस पे खड़ा है, लेकिन एक्चुअल प्राइस उसका नीचे है। तो $0.1 के आसपास उसका बेस हो सकता है, $0.05 के आसपास उसका बेस हो सकता है। तो दिस शुड बी योर एक्यूमुलेशन प्राइस फॉर दिस कॉइन। ओके, तो ये एक लॉजिक है जो आप हमेशा यूज कर सकते हो, बेस प्राइस के ऊपर कॉइन को बाय कर सकते हो। अब हमेशा ये काम करेगा ही, बिकॉज एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, और मैं बहुत पहले से इसको यूज करता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए किसी भी कॉइन के पीछे मैं भागता नहीं हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए। जब मुझे वो अच्छी प्राइस पे मिलेगा तभी मैं उसको बाय करता हूँ। जैसे सोल को बहुत से लोग मुझसे बहुत पहले से जुड़े 2-3 साल से, उनको मैं बोल रहा था कि सोल $250 पे मैं बाय नहीं करूंगा, अगर वो नीचे आता है 25 के नीचे आता तब मैं उसको सोचूंगा। अभी भी मैंने सोल बाय नहीं किया है, तो मैं उसको बाद में बाय कर सकता हूँ, मुझे उसका प्राइस पता है। तो ऐसे बेस प्राइस के ऊपर आप उसको बाइंग कर सकते हो, ठीक है। तो सोल यहाँ से नीचे $2 से $5 पे भी जा सकता है, वहां पे भी उसको वो प्राइस के ऊपर आपको मिल जाएगा वो, ठीक है। तो वो उसकी एक्चुअल बाय प्राइस हो सकती है बेस्ड ऑन बेस प्राइस, ठीक है।
अब ये मेथड हमेशा 100% काम करेगी ऐसे नहीं है, लेकिन अच्छी प्राइस के ऊपर इंट्रिंसिक वैल्यू ढूंढ नहीं पाते हम क्रिप्टो में। ये प्रॉब्लम है कि हम इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं ढूंढ पाते किसी भी कॉइन का, तो ये बेस प्राइस हमें हेल्प करती है वो फाइंड आउट करने में, ठीक है। तो $230 के ऊपर मैं बाई नहीं करूंगा सोल को, मैंने बाई भी नहीं किया, 100 पे भी नहीं किया, 50 पे भी नहीं किया, 30 पे भी नहीं करूंगा। मुझे उसका बेस प्राइस पता है तो मैं वहीं पे उसको बाय करूंगा, ठीक है। बिकॉज ये कॉइन नए हैं, इनके बेस फॉर्मेशन बहुत, देखो रैपिडली वो पंप हुए थे, राइट। तो रैपिडली अगर पंप हुए तो रैपिडली नीचे भी आएंगे, तो वैसे वो कर रहे, कंटिन्यूसली नीचे आते ही जा रहे हो, ठीक है। मैं एक यूट्यूब के ऊपर वीडियो भी बनाने वाला हूँ जिसमें मैं एक्चुअल कॉइन्स की प्राइस डालूंगा जो मुझे लग रही कि वहां पे वो आ सकते हैं, ओके। तो इस वीक में मैं बना भी दूं शायद, ठीक है। तो प्राइस हिस्ट्री सेकंड पैरामीटर है, प्राइस हिस्ट्री आपको देखना है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ना, प्राइस हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत से कॉइन्स देखो सडनली पंप हुए थे। अब एग्जांपल ये सोल मेरे सामने है, सोल यहाँ से देखो ये बेस फॉर्मेशन उसने किया, जब वो यहाँ पे आया था $13-15 के आसपास था, वहां से रैपिडली वो ऊपर गया, वहां से फिर से नीचे आया और $25 के बाद उसका पंप स्टार्ट हुआ। तो अगर आप ग्रोथ देखोगे तो ये 22 जुलाई से लेकर 7 नवंबर, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 5 मंथ्स में अगर इसका प्राइस ऑलमोस्ट 10x होता है तो डेफिनेटली वो नीचे उतना ही स्पीड से आने वाला है, राइट। इतना अगर फास्ट कोई रैपिडली बढ़ता है तो रैपिडली फास्ट भी नीचे आता ही है, राइट। तो वो लॉजिक से अगर हम काम करेंगे तो यहाँ पे ये जो प्राइस है इसके बाद सडनली पंप हुआ था, तो प्राइस जब भी करेक्शन करेगा तो वही प्राइस पे वो आता ही है। इसीलिए आप यहाँ पे देखोगे तो $26 के आसपास फिर से सोल यहाँ पे आया, 25, 24, ये भी आपको रेंज दिख रहा है ना, ये वही रेंज है जहाँ से उसका पंप स्टार्ट हुआ था। तो वही रेंज पे वो फिर से आता है, और उसके पहले भी अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिले तो वो उसके पहले के बेस पे चला जाएगा। तो इसलिए आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए, वो प्राइस किस प्राइस के ऊपर उसका पंप स्टार्ट हुआ था, कहाँ से वो एक्यूमुलेट हुआ था, कहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हिस्ट्री अगर आप किसी भी कॉइन की देखोगे तो आपको वो पता चलती है, ठीक है। उसके बाद सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कि इसका जो सप्लाई है, अब इस यहाँ पे हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप किसी भी कॉइन के ऊपर जाओगे तो ये मैक्स सप्लाई सबसे पहले तो देखते हैं, सर्कुलेटिंग सप्लाई मैंने आपको बताया वो भी देखना है। लेकिन और एक डेटा होता है जहाँ पे हमें पता चल रहा है कि एक्सचेंजेस के पास कितना सप्लाई है, मार्केट में कितना सप्लाई फ्लोट हो रहा है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन पता चलता है हमें कि कहाँ पे कितना सप्लाई किसके पास है। तो वो डेटा भी आपको हेल्प कर सकता है। लेकिन प्राइस बेसिस के ऊपर अगर आप सप्लाई की बात करोगे तो ये पैरामीटर्स मैं देखता हूँ वो मेरे लिए तो सप्लाई जोन्स वही होते हैं जहाँ पे मार्केट एक्चुअली बाइंग हुई थी। अब इथेरियम का सप्लाई जोन मुझसे पूछोगे तो वो एक्चुअल बाइंग स्टार्ट हुआ था उसका $600 के आगे, उसका एक्चुअल बाइंग स्टार्ट हुआ था। तो जब भी इथेरियम नीचे आएगा तो वो $600 से $300 के बीच में कहीं ना कहीं खुद को रेस्ट करेगा। तो वो सप्लाई होता है जहाँ पे एक्चुअल सप्लाई एक्यूमुलेट हुआ था बुल रन से पहले, वहां पे सप्लाई एक्यूमुलेट हुआ था, वहां से एक्चुअल पंप स्टार्ट हुआ था। तो ये सारा एक्चुअल आपको एक्सपीरियंस के बाद थोड़ा थोड़ा पता चलते जाएगा, लेकिन एक बेसिक थीम आप समझो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, वो भी आप समझ लोगे तो भी काफी है कि मार्केट को कैसे हम प्राइस के बेसिस पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब ये इस मार्केट में होता है, स्टॉक मार्केट में ऐसे नहीं होता ज्यादा करके, बिकॉज स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि एक्चुअल वैल्यूएशंस होती है कंपनीज की, एक्चुअल उनके बैलेंस शीट्स होती है, उनका वैल्यूएशन जो है उनके बैलेंस शीट्स के ऊपर डिपेंड होता है, उनके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड होता है। क्रिप्टो में अभी भी हम इमेच्योर स्टेज में है, तो इसलिए वो आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक अभी ऐसे ही चलते रहेगा मार्केट, ऐसे ही चलते रहता है हमेशा। तो वो डिफरेंस है, उतना आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको हेल्प कर सकती है प्राइस के बेसिस पे किसी भी कॉइन को जज करने में, ठीक है। अब बहुत बार मैं बोल चुका हूँ कि आपको एक्यूमुलेट करना है तो आपको SIP और डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करना इंपॉर्टेंट है, और ये मेथड्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि कैसे कैसे आपको SIP कर सकते हो और डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कैसे करते हैं। तो जस्ट शॉर्ट में जो लोग नए हैं उनको बता देता हूँ, उसके बाद में पोर्टफोलियो एलोकेशन कैसे करना है वो जस्ट बता दूंगा, ठीक है। जस्ट होल्ड कीजिए, ठीक है। अब अगर SIP की बात करेंगे तो मार्केट तो पहले ऊपर गया, 2018 से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 2018 तक बुल रन था BTC में, 2017-18 तक। तो तब मार्केट पहले ऊपर गया, उसके बाद करेक्शन किया। अब करेक्शन करने के बाद ये तो हम जज नहीं कर सकते कि मार्केट कितना एग्जैक्टली कितना बॉटम कर सकता है, ओके। तो बहुत से नंबर्स मार्केट में फ्लोट होते रहेंगे इसके बाद भी, कि BTC $3000 जाएगा, $1000 जाएगा, $2000 जाएगा, तो ये कोई भी जज नहीं कर सकता, ओके। लेकिन एक ओवरऑल मार्केट का अगर प्राइस करेक्शन हम देखें तो एक जोन्स होते हैं जहाँ पे हम एक्चुअल बाइंग कर सकते हैं, ओके, किसी भी कॉइन्स को लेकर। तो BTC के केस में जो प्राइस था वो एक्चुअल पंप स्टार्ट हुआ था $1500 के बाद वो पंप स्टार्ट हुआ,
उसके बाद वो ऊपर से नीचे करेक्शन उसने किया। तो अगर आपको लग रहा है कि बीटीसी एक एटलीस्ट एक अच्छी वैल्यू पे बाय करने के लिए आ चुका है, तो आप क्या कर सकते हो, पहले उसको एक जोन में उसको एक प्राइस मिल सकता है आपको। अगर आप उसमें एसआईपी करोगे, एसआईपी मतलब क्या करना है, हर महीने, दिस इज टाइम डिपेंडेंट, ओके, और स्पेसिफिक टाइम में हम बीटीसी में या किसी भी कॉइन में पैसा डालते हैं, तो बाइंग वहां पे हम करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके हम बाइंग उसमें करते हैं। अब ऐसे नहीं करना है कि मुझे $10 लाख 10 लाख रुपए बीटीसी में लगाने, तो मैं डायरेक्टली एक ही प्राइस पे लगा दूंगा, वो गलती हम नहीं करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, उसको एसआईपी करेंगे। एसआईपी मतलब क्या, समझो इस वाले जोन में आपने एसआईपी की, 2018 की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले जोन पे आप एसआईपी करते, उसके बाद आपने इस वाले जोन में एसआईपी की होती 4000 के आसपास, 6000 के आसपास या ऊपर भी की होती, तो एक आपकी एवरेज प्राइस जो है वो सेट हो जाती है, ठीक है। और बहुत बार क्या होता है, जो कंसोलिडेटेड प्राइस होती है वहां पे एसआईपी करने से अच्छा होता है कि एक कंसोलिडेशन प्राइस हमें अच्छा मिल जाता है। जैसे इस वाले जोन में अच्छा प्राइस मिल जाता आपको एसआईपी अगर आप करते, तो उसके बाद वहां पे एसआईपी किया, नीचे की तरफ आया, वहां पे भी एसआईपी किया होता, तो आज तो आपके पास एवरेज प्राइस जो था बीटीसी का वो ऑलमोस्ट $5000 के आसपास सेट हो जाता 2018-19 के आसपास, ओके। तो उसके बाद अगर ये पूरा बुल रन भी आप राइड करते, तो सोच लो आप कि आपको कितने रिटर्न इसमें मिल जाते, है ना। तो वही केस है अभी बीटीसी के केस में, फिर से वही हो रहा है। अभी बीटीसी ऊपर तो गया है लेकिन नीचे आ सकता है, राइट। तो अगर हमें लग रहा है कि यहाँ से अच्छा प्राइस हमें मिल रहा है, राइट, तो अभी तो ऊपर के जोन में तो हम बाई नहीं कर रहे हैं ना, बहुत ऊपर था तब बीटीसी, ये वाला बाइंग जोन नहीं था, लेकिन यहाँ से ये पूरा बाइंग जोन हो सकता है इसके बाद, ओके। तो इसके बाद आपको क्या करना है, एसआईपी आप कर सकते हो। एसआईपी करना है तो थोड़ा थोड़ा करके पैसा आप मार्केट में डालोगे, तो जो इस स्टेज के ऊपर आपने थोड़ा बाइंग कर लिया, एसआईपी किया, यहाँ पे आ गया मार्केट, नीचे आ गया, समझो 11,000 पे आ गया, यहाँ पे थोड़ा बाइंग हो जाएगा आपका। उसके नीचे भी चलो समझो मार्केट चला जाता है 5,000 6,000 तक चला जाता है, तो यहाँ पे भी आपका बाइंग होगा। लेकिन उसके बाद वाला फेज तो हमें पता है कि कभी ना कभी तो ये इस वाले जोन में एक्यूमुलेट होके फिर से बुल रन आ सकता है। तो आपका जो एक्चुअल प्राइस है वो एसआईपी करने से एवरेज प्राइस सेट हो जाता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, ट्विटर पे सुनते हैं इसका, उसका टेलीग्राम पे सुनते हैं, उनको लगा था कि 30,000 के नीचे बीटीसी कभी नहीं आएगा, वहां पे वो पूरा पैसा लगा के बैठ गए। तो वो गलती मत करो, आप डायरेक्टली उसको बाय मत करो एक इस पॉइंट के ऊपर। आपको बाय करना है तो उसको स्टेजेस में एसआईपी करेंगे तो बेटर है, ठीक है। तो एसआईपी करोगे तो टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा एक डिसाइड कर लो कि आप अपनी सैलरी से या जो भी इनकम है आपकी, उससे हर एक मंथ में आप, एक महीने में या फिर एक हफ्ते में आप एसआईपी कर सकते हो। हर महीने करोगे तो अच्छी बात है, एवरेज प्राइस अच्छा सेट हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके यहाँ से हमें पता है कि बीटीसी का बेस करीब आ रहा है, तो हम वहां पे थोड़ा एसआईपी करेंगे तो अच्छा है, ठीक है। तो अभी एसआईपी आप स्टार्ट कर सकते हो बीटीसी और इथेरियम के केस में, डेफिनेटली इसके बाद एसआईपी करोगे तो अच्छा है, ओके। बाकी जो कॉइन्स है, जो नए नए कॉइन्स है 2020 के बाद आए, वो सारे जो कॉइन्स मैंने आपको बताए, उनके जब बेस वैल्यू के आसपास हो जाएंगे तो आप बाइंग उसका स्टार्ट कर सकते हो, अपने पोर्टफोलियो में उसको डालना स्टार्ट कर सकते हो, एसआईपी उसकी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो एक्चुअली अभी बहुत ही मार्केट गिर चुका है, तो यहाँ से कितना नीचे जाएगा हमें नहीं पता, लेकिन बीटीसी और इथेरियम के बेस पे हम थोड़ा अंदाजा लगाते हैं मार्केट का, और वैसे हम अपने डिसीजंस लेते हैं। तो हमारा जो ओवरऑल जो टारगेट है वो यही है कि हमें अच्छा प्राइस मिलना चाहिए किसी भी कॉइन में। तो ऑलरेडी मार्केट बेयर मार्केट में, इसके बाद हमें पता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, तो हमें अच्छा प्राइस ही मिलने वाला है, तो आप एसआईपी उसमें कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट कर दो एसआईपी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मार्केट नीचे भी चला जाए, $5,000 भी चला जाए बीटीसी, फिर भी आपकी एवरेज वैल्यू बहुत अच्छी हो जाएगी नीचे की तरफ, तो डोंट वरी अबाउट दैट। और जितना टाइम बीटीसी बॉटम वैल्यू के आसपास रहेगा, उतना अच्छा आपका एसआईपी वैल्यू भी नीचे नीचे चलता जाएगा, और वो बहुत ही अच्छा वैल्यू सेट हो सकता है, ठीक है। तो एसआईपी आप यूज करो। उसके बाद डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग एक मेथड है, जिसमें हम क्या करते हैं, प्राइस बेसिस के ऊपर बाय करते हैं। अब मुझे लग रहा था कि बीटीसी समझो यहाँ पे 16,000 के आसपास मुझे लग रहा है कि बॉटम है, ओके, तो मैं यहाँ पे थोड़ा बाइंग करूंगा। उसके बाद समझो बीटीसी नीचे चला जाता है, तो हम उसको सेल नहीं करेंगे, हम फिर से बाय करेंगे। उसको कहाँ पे बाय करेंगे, 11,000 के जोन में मुझे पता है कि नेक्स्ट सपोर्ट है, वहां पे हम बाय करेंगे। उसके बाद वाला सपोर्ट मुझे पता है कि 9,000 के जोन में है, 7,000 टू 9,000 के जोन में नेक्स्ट वाला सपोर्ट है। तो अगर आप प्राइस वाइज भी बाय करोगे तो भी चल जाता है। मतलब आप समझो आप प्लान कर रहे हो कि मैं बीटीसी में टोटल इस बेयर मार्केट में 1 लाख रुपए लगाना चाहता हूँ, तो 1 लाख रुपए जो है आप अलग अलग प्राइसेस पे लगाओ, पहले 30% लगाओ, फिर 30% लगाओ, फिर 30% लगाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे बाइंग भी करोगे तो भी आपका अच्छा प्राइस सेट होगा, और लॉन्ग टर्म में आप डेफिनेटली प्रॉफिटेबल होने वाले हो, ठीक है। तो वो कंसिडर करके ही डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग भी आप कर सकते हो, जो प्राइस बेसिस पे होती है, ना कि टाइम डिपेंडेंट। अब एसआईपी में ये अच्छी बात होती है कि आप हर महीने डालते हो, तो वो टाइम डिपेंडेंट होगी। लेकिन इस डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग में अगर आप चार्ट्स वगैरह समझते नहीं, आपको अगर आप नया हो चार्ट्स पे,
तो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग मत करो, SIP कर लो डायरेक्टली, एकदम शांति से अच्छा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, तो वो टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये 2 मेथड्स है जो आपको यूज करनी है। इसके बाद अब रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ पोर्टफोलियो में बताता हूँ आगे। उसके पहले जस्ट मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा, बहुत से लोग आज ऑफर के लिए आते हैं, तो जस्ट मैं बताना चाहूँगा, तो ये बाद में देखते हैं। सबसे पहले जो लोग फ्री में ऑलरेडी ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या BTC या क्रिप्टो में नए हैं और क्रिप्टो सीखना चाहते हैं, तो वो मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके ऊपर भी सारे कोर्सेज फ्री में अवेलेबल है और यूट्यूब चैनल के ऊपर भी फ्री में कोर्सेज अवेलेबल है, तो वहां से आप सीख सकते हो, ठीक है। तो ऐप डाउनलोड कर लो। अगर आप एडवांस ट्रेडिंग भी सीखना चाहते हो, जिन लोगों ने बिगिनर्स कोर्स किया है और वो एडवांस कोर्स करना चाहते हैं, तो वो ऐप के ऊपर कर सकते हो और वो सिर्फ और सिर्फ ऐप के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो एडवांस कोर्स में क्या क्या सीखाता हूँ जस्ट 2 मिनट में बता दूंगा। उसके बाद हम पोर्टफोलियो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखो, एडवांस प्रो ट्रेडिंग में आप तो सबसे पहले एडवांस प्राइस एक्शन जो बेसिक बिगिनर्स प्राइस एक्शन सीखा है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, वो बेस है, लेकिन एडवांस टेक्निक्स भी है उसमें जो मैं सिखाता हूँ अपने एडवांस ट्रेडिंग में। तो प्राइस एक्शन एडवांस लेवल पे आप सीखते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस की कुछ मेरे अलग मेथड्स है एडवांस, वो भी सीखते हो आप। उसके बाद वॉल्यूम कैसे एनालाइज करते हैं वो भी आप सीखते हो। इंट्राडे स्विंग और वॉल्यूम ट्रेडिंग, इंट्राडे भी स्ट्रेटेजीज में आप उसमें सिखाता हूँ, इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग की भी स्ट्रेटेजीज उसमें सिखाता हूँ। और प्राइस लेवल्स वगैरह, फिबोनाची है, वेब थ्योरी है, वेब थ्योरी भी जानना इंपॉर्टेंट है, फिबोनाची सीखना इंपॉर्टेंट है सही तरीका। कॉइन सिलेक्शन ट्रेडिंग के लिए कैसे करना है, इंट्राडे के लिए वगैरह, वो कैसे उसको एनालाइज करते हैं, स्क्रीन कैसे करते हैं, वो सारी चीजें उसमें सिखाई मैंने। इंट्राडे स्ट्रेटेजीज भी एक डेडिकेटेड वीडियो, पूरा इंट्राडे स्ट्रेटेजी कैसे, जो ऑलरेडी मेरे सिग्नल्स फॉलो करते हैं BTC के, उनको पता ही है मेरे एक्यूरेसी कितनी है BTC को लेकर। सो वही स्ट्रेटेजी इंट्राडे के ऊपर मैं यूज करता हूँ, तो वो मैं आपको सिखाता हूँ उस केस में। स्विंग ट्रेडिंग जब मार्केट एक्चुअल एक्टिव होगा तो स्विंग ट्रेडिंग भी आप कर सकते हो। तो अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो स्विंग ट्रेडिंग आप सीख सकते हो, साइड बाय साइड इनकम आप उसमें निकाल सकते हो, ओके। तो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज में उसमें सिखाता हूँ। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें कि मैं हर वीकेंड पे एक सेशन लेता हूँ। जैसे इस सेशन के बाद 4 बजे एडवांस बैच का एक सेशन है, तो उस सेशन में मैं सारे उनके डाउट्स क्लियर करता हूँ। ऑलरेडी वीडियोस को एक्सेस उनको मिलता है ऐप के ऊपर, लेकिन जो भी डाउट्स है उससे रिलेटेड या इस हफ्ते में जो भी उनसे गलती होती है या ये वर्क नहीं हो रहा है, वो वर्क नहीं हो रहा है, तो वो मैं उनको लाइव सेशन में वो समझाता हूँ। बेसिकली आप मेरे साथ में ट्रेड करते हो पूरा, इसके बाद हर वीकेंड में हम मिलते हैं। और बाकी फिर अलग टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहाँ पे हम डिस्कशन करते रहते हैं, ओके। और लाइफ टाइम सपोर्ट आपको मिल जाएगा। सो पूरा जब तक आप ट्रेन नहीं हो जाते ट्रेडिंग में, तब तक मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ, सो डोंट वरी। और प्राइस जो है वो एंड में बताऊंगा मैं। अभी के लिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पोर्टफोलियो को जो एलोकेशन है वो कैसे आपका होना चाहिए, वो मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ आपको। फिर मैं बताऊंगा कि एक्चुअल वो एडवांस कोर्स का जो ऑफर है वो मैं आपको कितने में दे रहा हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमेशा अपना पोर्टफोलियो ऐसे, अभी मैं ऐसे एलोकेट करता हूँ हमेशा, इसके पीछे भी बहुत सारे लॉजिक्स है, जो शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखो, BTC और इथेरियम में आपका 40% पोर्टफोलियो एटलीस्ट BTC और इथेरियम में चाहिए, 2 ही कॉइन्स में। अब इसका फायदा यह है कि बहुत से लोग क्या करते हैं गलती, देखो उनके पास पैसा आता है बियर मार्केट में, उनको पता होता है कि यहाँ से अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाइंग की, लेकिन वो गलती अभी क्या करेंगे ये भी बताता हूँ आपको। वो सारे के सारे पैसे मीम टोकन्स में लगा के छोड़ देंगे, ओके। वो मून कॉइन बाय करेंगे, वो पिग कॉइन बाय करेंगे, वो ये कॉइन फलाना फलाना, वो सारे कॉइन्स बाय करेंगे। और बहुत बार ऐसे हो जाएगा कि उनका सारा पैसा डूब भी सकता है, उनमें से एक आधा कॉइन बढ़ जाए तो वो उसमें पैसा कमा भी सकते हैं। सो दैट इज गैम्बलिंग, सो वो मैं बिलीव नहीं करता हूँ। हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए है। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, हमेशा हम सेफ साइड में अच्छे रिटर्न्स मार्केट से लेने का ट्राई करते हैं। तो उस केस में मेरा जो पोर्टफोलियो है वो 40% एटलीस्ट BTC और इथेरियम में रहेगा हमेशा, ओके। तो SIP भी करूंगा इसके बाद में, तो मेरा 40% पोर्टफोलियो BTC और इथर में ही रहेगा, बिकॉज मुझे पता है कि इसके बाद भी अगर मार्केट पंप होता है तो इथेरियम और BTC एटलीस्ट 10x और 20x तो कम से कम देते ही है रिटर्न्स, और उतना वो मिलता ही है मार्केट से, और स्टेबली मिलेगा। मतलब गारंटी तो है, एटलीस्ट कोई दुनिया का कोई कॉइन भी ऊपर नहीं गया तो भी चल जाएगा, लेकिन BTC तो जाने वाला है और इथेरियम भी जाने वाला है अगर मार्केट बुल रन में जाता है। तो इसलिए मेरा 40% जो एलोकेशन है वो BTC में और इथेरियम में मैंने रखा है, ओके। उसके बाद 30% जो मेरा पोर्टफोलियो है वो मैं 2019 से पहले के कॉइन्स में रखता हूँ। तो उसमें मैं क्या क्या है मेरे पास, LTC इथेरियम वो तो है, XRP है, जो पुराने कॉइन्स है थोड़े थोड़े, जिसमें इथेरियम क्लासिक है, ये सारे जो कॉइन्स है वो पोर्टफोलियो में मैं अपने रखते हो। कार्डानो है, मैटिक है, लिंक है, ये सारे कॉइन्स मैं अपने पोर्टफोलियो में रखूंगा, 30% अलोकेशन में उसको दूंगा, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज
उस केस में क्या हो जाएगा, अब इसमें इतना एलोकेशन क्यों किया है वो भी मैं समझाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 40% तो हम ऊपर के इसमें सिक्योर कर लिया। उसके बाद समझो ये जो कॉइन्स है, जो लिंक है XRP XLM वगैरह, ये जो है पुराने कॉइन्स इथेरियम क्लासिक वगैरह, ये कम से कम आपको है ना 10x to 40x रिटर्न देते ही है बुल रन में। ओके, जब ये पंप हो जाएगा मार्केट तो 10x to 40x रिटर्न ये आराम से दे देंगे आपको, जो 30% कॉइन्स है 2019 से पहले के। उसके बाद 2020 के बाद जो कॉइन्स है, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं ना सोल बाय करूँ क्या, डॉट बाय करूँ क्या, वो जो कॉइन्स है वो 2020 के बाद आए, सो वो बॉटम करेंगे नो डाउट, अच्छा बॉटम कर सकते, लेकिन मैं उसमें 20% ही मेरे पैसे लगाऊंगा। बिकॉज क्या होता है ना, मैंने 2017 में पहले ये एक्सपीरियंस किया है कि बहुत से कॉइन्स जो है वो बढ़ते ही नहीं बाद में। जैसे EOS नियो वगैरह ये जो कॉइन्स है मेरे पोर्टफोलियो में अभी भी पड़े, लेकिन वो कभी बढ़े ही नहीं उसके बाद। तो इनमें से जो 10 प्रोजेक्ट समझो आप प्लान करो इन्वेस्टमेंट का, उसमें से 4 प्रोजेक्ट बंद भी हो सकते हैं और उठेंगे भी नहीं, ऐसे भी हो सकता है। उनमें से हो सकता है 3-4 प्रोजेक्ट्स अच्छे चले जाए जो 2020 के बाद आए। ओके, तो मेरा जो एलोकेशन रहेगा फंड्स का वो 2020 के बाद जो कॉइन्स है उसमें 20% से ज्यादा मैं अभी नहीं लगाऊंगा, और बाकी का जो 10% पोर्टफोलियो है वो पेनी स्टॉक्स में लगाऊंगा जो मीम टोकन्स है। ओके, तो मीम टोकन्स में मैं अपना 10% पोर्टफोलियो लगाना कोई प्रॉब्लम नहीं, उतना भी लगा सकता हूँ। ओके, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो मीम टोकन समझो बढ़ गए मीम टोकन्स, और मीम टोकन्स यहाँ से 100x भी हो गए तो अच्छी बात है, उसमें 100x हो गए तो मुझे रिटर्न्स तो मिल सकते हैं, उसमें से कुछ कॉइन्स में से रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो 2020 के बाद वाले कॉइन्स है उसमें से एटलीस्ट मुझे पता है कि जो समझो कोई सडनली कॉइन स्टार्ट हो गया पंप होना, जैसे 2020 के बाद वाले समझ लो सैंड हो गया, जो नए नए कॉइन्स है GMT है, ये बहुत सारे एप कॉइन है, XYZ, बहुत सारे कॉइन्स आप कंसिडर कर सकते हो। तो ये जो सारे कॉइन्स है ये एटलीस्ट मेरा मानना है कि 50x तो आराम से करते ही है सेकेंड साइकिल में उनके। ओके, 20x to 50x वो आराम से करेंगे। तो उस केस में अगर स्टेबिलिटी आप देखोगे मेरे पोर्टफोलियो की, आप तो कम से कम 40% तो मेरा पोर्टफोलियो बढ़ने वाला है। 30% बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, उसमें से 10% बढ़ गया तो भी काफी है। 20% में से इनमें से कॉइन्स बहुत सारे 50x भी हो गए, 2-3 कॉइन्स भी 50x हो गए। जैसे लास्ट 18-19 में मेरे पास डोज कॉइन, मैटिक वगैरह सारे थे, तो उनमें से मेरा बहुत सारा रिटर्न्स उन्होंने अच्छे दे दिए मुझे। इथेरियम क्लासिक ने भी ऑलमोस्ट, इथेरियम क्लासिक $6 से $150 तक गया था, तो ऑलमोस्ट वो 50x हो गया। तो उस केस में भी लॉजिकली मुझे प्रॉफिट हो चुका है। तो वैसे ही एलोकेशन अगर आप रखोगे फंड्स का, बिकॉज देखो 40% आप बोलोगे मैं मीम टोकन्स में 40% लगाता हूँ, तो ऑलरेडी 40% आपका पोर्टफोलियो प्रोबेबिलिटी कम हो गई, तो गारंटी नहीं कि यहाँ से 40% बढ़ेगा ही पोर्टफोलियो। फिर आप लोग इसका उल्टा करते हैं। लोग क्या करते हैं पता है, लोग 10% BTC में लगाएंगे, 20% जो है वो पुराने कॉइन्स पे लगाएंगे XRP वगैरह, 30% जो है वो अभी जो नए कॉइन्स है मैटिक जो माना वगैरह अभी जो पंप हुए रिसेंटली उनमें लगा देंगे, बिकॉज उनको लगता है कि सोल वगैरह डॉट वगैरह वही आगे जाएंगे। और 40% पोर्टफोलियो वो मीम टोकन्स में लगाएंगे, जो आपका पीक कॉइन है, ये कॉइन वो कॉइन, उसमें ये 40% पोर्टफोलियो लगाएंगे। और हो भी सकता है इनमें से उनको अच्छा रिटर्न मिल जाए, हो भी सकता है रिटर्न्स ना मिले, तो हमें हमेशा अच्छी प्रोबेबिलिटी के पास जाना है, राइट। तो ज्यादा से ज्यादा मेरी प्रोबेबिलिटी कब बढ़ेगी पोर्टफोलियो की, अगर मैं स्टेबली अच्छा एलोकेशन उसको कर रहा हूँ, राइट। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा जो एलोकेशन है वो इस लॉजिक से मैं हमेशा चलता हूँ, और ये ऐसे ही मुझे अच्छे रिटर्न आज तक मिले। और उनमें से बहुत से कॉइन स्टार्स भी हो जाते हैं, बहुत से कॉइन बंद भी हो जाते हैं, बहुत से कॉइन्स रिटर्न अच्छे देते भी नहीं, तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी, लेकिन मेरी ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी BTC इथेरियम में होने की वजह से अच्छी बढ़ जाती है। स्टेबली पोर्टफोलियो तो बढ़ता ही है, और एटलीस्ट जो मतलब ओवरऑल पोर्टफोलियो की अगर बात करेंगे तो नो डाउट मैं 500x तो नहीं कर सकता हूँ मेरा पोर्टफोलियो, 100x भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एटलीस्ट मेरा टारगेट ये होता है कि मैं 20x से 50x तो मेरा एटलीस्ट एवरेज पोर्टफोलियो होना ही चाहिए आगे के बुल रन में। ओके, तो उतना तो रिटर्न्स मिलता ही अगर आप स्टेबली ऐसे पोर्टफोलियो एलोकेशन करोगे। ठीक।